गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। हाँ, मेरे यकीनियंस कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? कोई दिक्कत नहीं यार, चलने दो। हमारा काम इस जगह पे अब पढ़ना रहेगा। बाकी अभी आज से फाइनली हमने मतलब मैंने भी बहुत 2 दिन से बहुत परेशान था, फिर मैंने फाइनली आज से शुरू कर ही दिया कि भाड़ में जाए, अब जो होगा। अगर जॉब जाती है तो जाने दो, लेकिन अब लड़ाई होके रहेगी। और क्योंकि ना यार, मतलब सच बताऊं, मैं मैसेज देख नहीं पा रहा, मैं अपना व्हाट्सएप नहीं खोल पा रहा हूँ, डर लग रहा है। मतलब किसी को क्या रिप्लाई करूंगा मैं, इसलिए थोड़ा सा आज से मतलब फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया मैंने। थोड़ा सा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर किसी के मम्मी पापा या किसी के भी पेरेंट्स अगर थोड़े से भी मतलब हेल्प कर सकते हैं, पावरफुल हैं, तो प्लीज़ एनटीए पे आरटीआई ये सब चीज़ें कर दो यार। और इंस्टाग्राम पे मैंने भी एक वीडियो डाला है। मैं ऐसे कहता नहीं कि भाई, मैं नहीं कहूँगा फॉलो करो भाई, मुझे इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करना होता, सोशल मीडिया बहुत बेकार चीज़ होती है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को सुनाने के लिए ज़रूरी होता है। और मैं सच में, मुझे नेता बनने का शौक नहीं, लेकिन आज पहली बार मैंने मतलब मैं लोगों को मना करता हूँ, मैंने कहा नहीं यार नहीं करना है, लेकिन आज मुझे खुद नहीं रहा गया और मैंने कर दिया आज कांड। और कांड क्या मतलब, कर दिया, वीडियो डाल दी, ये सोचते हो कि जो होगा देखा जाएगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा अगले साल नेता बनेंगे और क्या हो, जॉब छूट जाएगी, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो, कोई नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। अपने पास अब यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, यहाँ पर ये सब बातें नहीं करेंगे। आपको जो करना है एग्जाम, अगर किसी को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, जैसे मुझे मतलब कुछ चीज़ें पता चली हैं, कुछ चीज़ें देख के लग रहा है कि हाँ यार सही में कुछ तो हुआ है गड़बड़, ठीक है, तो उसके बाद ये अंदर से आया थॉट और इसलिए हुआ। और रीनीट हो, चाहे उसका जस्टिफिकेशन हो, या रीनीट एक ऑप्शन नहीं होता ऑब्वियसली, बहुत सारे बच्चे अभी मौज मस्ती में लग गए, 2 महीने हो गए, तो रीनीट इज़ नॉट द गुड ऑप्शन। बट हाँ, उसका एक होता है कि आप सही से सारी चीज़ें फिल्टर आउट, तो वो पता तो चल ही जाता है ना कौन चीटिंग कर रहा था कौन नहीं कर रहा था। मतलब कैमरा सब जगह लगा था, वीडियोस सब जगह बनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि नहीं होगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, बाकी ठीक है, आज शाम को देखता हूँ, अगर होगा तो इंस्टाग्राम पे और कुछ करेंगे। और अब डेली कुछ ना कुछ करते रहेंगे जब तक एनटीए या कोई अथॉरिटी कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि ये आज नहीं अगले साल भी होगा ना यार। अगर आज छोड़ देंगे ना, हिम्मत बढ़ती जाएगी। पिछले 1-2 साल में कुछ तो हुआ था, कुछ कुछ चीज़ें हुई थी जिसने मतलब हम लोग नेग्लेक्ट करते गए, यार ठीक है यार क्या ही है, चलो यार 10-20 लोग अगर करप्ट भी आ रहे हैं तो चलेगा, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो इस बार कुछ ज़्यादा हो गया। और ये तुम्हारे लिए ही है ऑनेस्टली, क्योंकि अगले साल यार सोचो ना, एक मतलब एक बच्ची है, क्या बोल सकते हैं यार, ठीक है, वो लोग मतलब सिस्टम मतलब अच्छे मार्क्स ला के, 680 मार्क्स ला के कोई बच्चा बोल रहा है कि सर मेरे अपने स्टेट का या मेरे इसका कॉलेज नहीं मिल पाएगा, रैंक इतनी बेकार आ गई, तो अच्छा नहीं लगता ना यार। बच्चे की गलती थोड़ी ना है, 680 वाले बच्चे की क्या गलती है, तो इसलिए थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। चलो, हाँ कोई बात नहीं, अब यहाँ पढ़ाई करेंगे और यहाँ पढ़ाई करेंगे, सोशल मीडिया पे बकवास करेंगे उधर जाके, जिसको जिसको जितना वो करना होगा, ठीक है चलो स्टार्ट करते। मेरा यूजर नेम है सुधांशु सर, केमिस्ट्री सर्च मारोगे मिल जाऊंगा, ठीक है। फॉलो वॉलो करने की जरूरत नहीं, बस 2-4 दिन के लिए खोलना है, जब तक ये एनटी वाले कुछ जवाब ना दे तब तक इंस्टाग्राम लो। और अभी ऐसे भी ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं रही होगी, तो रील मत देखना भाई, काम के देखो सोशल मीडिया पे ना 5-10 लोगों को फॉलो कर लो, उससे तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा ही फील होगा, अच्छा ही लगेगा, तो उन्हीं को बस यूज़ करो। सोशल मीडिया इसलिए ज़रूरी है, कभी कभी मन लगाने के लिए होता है ना, कभी डाउन फेज आता है तो कभी कभी हेल्प कर देता है सोशल मीडिया। अगर रील देखनी भी है तो मोटिवेशनल 2-4 लोगों को फॉलो कर लो, जो मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं वो कर देंगे। सबको कर दिया है भाई, टैग वैग हमने तो सबको कर दिया है, ठीक है। बस चलो कोई नहीं, छोड़ो, अभी यहाँ पर करते हैं, ठीक है। मैं खुद मना करता हूँ भाई, सोशल मीडिया ना चलाओ, मैं नहीं बोलता, मैं तो बोलता हूँ एग्जाम के बाद करो, लेकिन यार अब क्या करें, अगले साल का क्या भरोसा है भाई, इस साल अगर छोड़ देंगे ना तो अगले साल पता चला यार, जो बच्चे मासूम से बच्चे जो अपनी ज़िंदगी का 1 साल दे रहे हैं, वो 10 नंबर के चक्कर में पता चला अगली बार 720 पे आ रहे हैं लोग, 600 लोग, क्या लॉजिक बनेगा भाई, उसका क्या लॉजिक बनेगा, ठीक है, तो कोई नहीं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते। हम लोग लास्ट क्लास में बात करना शुरू करते, प्लीज अभी ये सब बातें बंद करेंगे, पढ़ाई करेंगे। कल बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, आज भी सुबह से मेरा टाइम वेस्ट हो चुका है, तो अभी अभी चुपचाप पढ़ाई करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने के लिए आए हैं, आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है अपने पास, इंपॉर्टेंट क्या है कि आज मूल कॉन्सेप्ट चालू करने वाला हूं, आज मैं मूल कॉन्सेप्ट की बातें करने वाला हूं, आपके साथ खेलने वाला हूं, आपके साथ एंजॉय करने वाला हूं, तो प्लीज ध्यान सुनिएगा। आज और कल को मिला के बहुत शानदार चीजें होने वाली, ठीक है, होगा।
रीनीट की टेंशन मत लो, रीनीट होगा तो कम से कम 1 से 2 महीना मिलेगा, सो डोंट वरी, कम से कम 1-2 महीना मिलेगा, तो सो डोंट वरी, चुपचाप पढ़ाई करते हैं। मैं बोल रहा था नीट 2025 के लिए अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे उसमें हमने बेसिक्स की बात कर ली, एटम्स मॉलिक्यूल्स की कहानी कर ली। कल लास्ट क्लास में मैंने एनसीईआरटी बोला था आपको पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी आई होप सो सबने पढ़ा होगा। अरे 1 मिनट में ना वो रह गया, 2-3 चीजें रहे, बस 2 मिनट दो। एनसीईआरटी सबने पढ़ लिया होगा, एनसीईआरटी सबने पढ़ लिया होगा, एनसीईआरटी पढ़ा होगा, कहाँ गया भाई? चल, तो एनसीईआरटी सबने पढ़ लिया होगा, थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे यहां पर क्या होने वाला है। ओके चलो, तो मैं लास्ट क्लास में मैंने शायद मैटर के बारे में बात करी थी, मैंने बताया भी था कि मैटर भैया ये पीरियोडिक टेबल है, बार बार देखते रहिए, बार बार देखते रहिए, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल नहीं आपको बहुत लास्ट में जाके जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। ये देखिए लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कि हमने एनसीईआरटी में देख लिया था पेज नंबर 6 तक की बातें हमने कर ली थी। आज उसी के आगे चलेंगे और आज मोल कॉन्सेप्ट चालू करने वाले, आज मोल कॉन्सेप्ट चालू करने वाले। मैटर के पास क्या होना चाहिए? फीलिंग्स होनी चाहिए क्या? मैटर के पास फीलिंग नहीं होना चाहिए। मैटर के पास क्या हो जाना चाहिए सर? उसका कुछ वजन होना चाहिए, कुछ मास होना चाहिए, कुछ तो मास होना चाहिए, और कुछ क्या होना चाहिए? शेप होना चाहिए या फिर वॉल्यूम होना चाहिए। फीलिंग्स से काम नहीं चलेगा। कल हमने पढ़ा भी था कि मैटर उसको नहीं बोलेंगे जिसके अंदर फीलिंग्स होंगी, मैटर वो है जिसके अंदर मास हो, जिसके अंदर शेप हो। तो मैटर ये था। अरे क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई, आज तो टेंशन मत ले, क्वेश्चन असर्शन रीजन भी आएगा आज, ठीक है, हाँ असर्शन रीजन भी आएगा। तो मैटर ये था। उसके बाद मुझे बोला गया कि सर मैटर की क्लासिफिकेशन कर दो। हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन करी थी, और फिजिकल क्लासिफिकेशन का कल मैंने नोट्स दे दिया था। मैंने बोला था आप लोग एक बार रीड करेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 चीजें निकल के आई थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहां पर हमने केमिकल क्लासिफिकेशन की डिस्कशन करी थी। केमिकल क्लासिफिकेशन में शायद याद करो हम लोगों ने एक बेसिक सी बात करी थी। केमिकल क्लासिफिकेशन में एक बेसिक सी बातें की गई थी। ये देखिएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन में एक बेसिक बात हुई थी। एक को बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस, एक को बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, एक को बोलते हैं अपने पास मिक्सचर। मिक्सचर्स में क्या होता है कि सर इसमें हर एक पार्टिकल जो होता है ना, हर एक पार्टिकल जैसे मैंने बोला ना कल चाय का एग्जांपल दिया था कि चाय में अदरक डालोगे ना तो अदरक का भी टेस्ट पता चलेगा, हर एक कंपोनेंट का ना टेस्ट पता चलेगा, हर एक कंपोनेंट को आराम से सेपरेट आउट कर सकते हो, हर एक कंपोनेंट पता चल जाता है। एक होमो था, होमोजीनियस मिक्सचर था, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर था। सर ये होमोजीनियस यूनिफॉर्म रहता है, हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म रहता है। प्योर सब्सटेंसेस को तोड़ा था 2 पार्ट्स में, एक को बोला था एलिमेंट्स। अगर आप एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हैं तो आप एलिमेंट कहलाएंगे, और एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलकर बने हैं तो कंपाउंड्स कहलाएंगे। कल हमने बात भी करी थी, एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? एटम को बोलते हैं, और मॉलिक्यूल को भी बोलते हैं। लेकिन कौन से मॉलिक्यूल को? जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है ना भाई साहब, उसी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। पक्का इसी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। ये देख लो, कंपाउंड्स किसको बोलते हैं? सर कंपाउंड्स में क्या ऐसा लिख दूं? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लिख दूं क्या? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लिख दूं क्या? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लिख दूं क्या? आप लोगों में से कितने लोग ये बता सकते हो ये क्या है? एलिमेंट है या कंपाउंड है? सर O3 क्या है? जल्दी बताओ। CO2 क्या है? एलिमेंट है या कंपाउंड है? कौन क्या है ये बता सकते हो? O3 क्या होगा? O3 क्या होगा? जल्दी जल्दी जल्दी। O3 क्या होगा? अरे O3, CO2, H2O, ये सब क्या है? ये सब कंपाउंड हैं। ये क्या है? कंपाउंड है। O3 क्या है? सर ये क्या है? एलिमेंट है। O3 क्या है? ये एलिमेंट है। O3 एलिमेंट है। CO2 क्या है? कंपाउंड है। हेटेरोएटॉमिक मतलब कंपाउंड, होमोएटॉमिक मतलब क्या हो जाएगा? तो सर एटम और मॉलिक्यूल्स ये बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल की क्लासिफिकेशन है। उस क्लासिफिकेशन को इसके साथ अगर मर्ज करना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मॉलिक्यूल का मतलब कंपाउंड। मॉलिक्यूल इज नॉट इक्वल्स टू कंपाउंड। मॉलिक्यूल का मतलब कंपाउंड नहीं होता। आपके लिए एक पिक्चर लेके आया हूं, ये देखिए, ये देख लीजिए। मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? एटम ये होगा। एलिमेंट इसको बोल देंगे, ये एलिमेंट है, एटम है, एलिमेंट है। सर इसको मॉलिक्यूल हुआ, ये वाला कंपाउंड कहलाएगा, ये वाला कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन ये वाले क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स कहलाएंगे क्या? ये क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा क्या? एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? कंपाउंड्स किसको बोलते हैं? याद रखिएगा, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का डिफरेंस याद रखिएगा। पक्का हो जाएगा सर?
मॉलिक्यूल का मतलब एक से ज्यादा एटम्स, एक से ज्यादा एटम्स। अब वो सिमिलर टाइप के हो गए तो होमोएटॉमिक, जो फर्स्ट क्लास में बताया था भाई कौन है होमोएटॉमिक क्या होता है। ओ भाई इस बैच में उम्मीद करते हैं कि वो बैच, इस बैच में वही लोग आए होंगे जो, हाँ भाई ये देख लेना यार, ऐसा नहीं कि होम, प्लीज क्लास अटेंड करके आओ यार, चौथी क्लास है आज, ठीक है। हाँ एनटीए वालों के साथ हाथ जोड़ना पड़ रहा है, तुमसे भी बोलना पड़ रहा है, अच्छी बात थोड़ी ना है, ठीक है। हाँ बस तो ये देख लेना, ये देखो तो मैंने बोला एनटीए, ठीक है, प्योर सब्सटेंस मिक्सचर्स। फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहा था, फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहा था, इसके बारे में भी डिस्कशन लास्ट क्लास में स्टार्ट हुई थी, लास्ट क्लास में स्टार्ट हुई थी। डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा, संडे को आएगा, संडे को आ जाएगा। आज केबीडी में जनता कम होगी, क्यों? नहीं नहीं आज क्यों कम होगी यार, चलो। कल हम लोगों ने सॉलिड लिक्विड गैस की बात करी थी, तो उसी सॉलिड लिक्विड गैस में कुछ चीजें मुझे लगता है कि एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, और आज के आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस टॉपिक को खत्म करेंगे। आज के आज सॉल्व करेंगे, किसको खत्म करेंगे। ध्यान ये देखना, ये देखना, मैंने तुमसे बोला शेप क्या होता है, शेप क्या होता है, तो सर सॉलिड का डेफिनिट होता है, ये 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। लिक्विड का और गैस का क्या होता है, इनडेफिनिट होता है। सर सॉलिड कभी फ्लो नहीं करता, सर ये गैस और लिक्विड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। इसीलिए कल हमने एक टर्म बनाया था, कल हमने एक टर्म बनाया था कि सर इसको क्या बोलेंगे, एक टर्म बनाया था कि जब भी आपको कोई भी हो, फ्लूइड्स एक वर्ड बनाया था हमने कि फ्लूइड्स किसको बोलते हैं, जिसकी टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू गेट, सर टेंडेंसी टू फ्लो, जिसकी टेंडेंसी फ्लो करने की होती है। फ्लूइड्स किसको बोला जाता है, जिसकी लिक्विड्स प्लस गैसेस को, लिक्विड्स प्लस गैसेस को क्या बोला जाता है, इसकी टेंडेंसी को क्या बोला जाता है, फ्लूइड्स। तो गैस प्लस लिक्विड को क्या बोला जाएगा, फ्लूइड बोला जाएगा। गैस प्लस लिक्विड को क्या बोला जाएगा, फ्लूइड बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा एमआर सर की क्लास चल रही है भाई, ठीक है यार, अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें यहाँ लाइव करना है, वहां रिकॉर्ड करना है, कहीं से भी कर ले, बस अपनी फ्यूचर के साथ मत खेलियो भाई, क्योंकि ऑलरेडी खिलवाड़ करने वाले लोग बहुत हैं। अपने फ्यूचर के साथ सही रहना, वहां करना है वहां कर लो, यहाँ करना है यहाँ कर लो, बस कर लेना। सिलेक्शन लेने के लिए भाई दोनों जगह क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। वॉल्यूम की बात कर रहा था, इसका ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सर लिक्विड और गैस का वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स्ड। इसका वॉल्यूम क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। अभी आज मतलब इस क्लास में पढ़ेंगे भी कि गैस का जो वॉल्यूम होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है गैस को छोड़ के, सॉलिड और लिक्विड का। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ सर, सॉलिड्स रिजिड होते हैं, लिक्विड और गैस कभी रिजिड नहीं होते, ऐसा क्यों, लिक्विड और गैस कभी रिजिड नहीं होते। हम लोग जब सॉलिड स्टेट चैप्टर था ना, तो ऐसे तो आ जाता था, लेकिन ऐसे पूछ दूं व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स आर रिजिड क्यों, सॉलिड्स क्या, ऐसा क्या होगा, रिजिड क्यों होते हैं, सॉलिड्स रिजिड क्यों होते हैं, सॉलिड्स आर रिजिड व्हाई, क्या बोलेंगे, सॉलिड्स आर रिजिड क्यों, क्यों क्या हो जाएगा, देखना सॉलिड्स आर रिजिड, व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड, रिजिड क्यों बोलते हैं। कोई भी चीज, एक बात बताओ, रिजिड का मतलब क्या होगा, जैसे सॉलिड्स के ऊपर अगर हम पंच मारते हैं, जाके एक से मुक्का मार दे, तो एक्सेप्ट सनी देओल का मुक्का ना हो तो क्या होगा, ऑब्वियस हाथ में दर्द होगा, अगर सनी देओल है तो दीवार टूट जाएगी। लेकिन अगर नॉर्मली आदमी को जाके दीवार पे हिट मारता है तो उसके हाथ में चोट लगती है, दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ता, दीवार ऐसी ही रहती है, उसको चोट लगेगी, तुम्हें चोट लगेगी, बट दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है, दीवार पे क्यों नहीं फर्क पड़ रहा, सॉलिड्स में क्या होता है, ऐसा तो है नहीं तुमने फोर्स लगाया उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते, इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते, उनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इतनी कम होती है कि भैया वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे। याद है जब बस बहुत ज्यादा भर जाती है तो उसमें नॉर्मल, अगर खाली बस है ना, अगर आप ऐसे पकड़े खड़े हो, खाली बस है, झटका लगेगी ना तो गिर जाओगे, ऐसे से करते रहोगे। लेकिन वही अगर क्लोज्ड पैक्ड है, एकदम बस एकदम साइन ऐसे पैक्ड है, तो उसमें क्या होगा, झटका भी लगेगा ना तब भी हल्का सा रह जाओगे। रियलिटी यही होती है। तो सॉलिड्स को रिजिड क्यों बोलते हैं, बिकॉज सॉलिड्स आर रिजिड, याद रखिएगा ये छोटे छोटे रीजंस, बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, और इसको हम लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इनके बीच का, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इनके बीच का, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर वेरी लेस। देयर पार्टिकल्स कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट, ये सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, अबाउट देयर मीन पोजीशन,
मीन पोजीशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। सॉलिड्स आर रिजिड, वाई? बिकॉज देयर क्या हो जाएगा, उनका क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है बहुत कम होता है। इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं, इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं कि भैया उनको क्या करोगे, धक्का मार के भी रख दो, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, सीधी सी बात है। तो ये अपने पास सॉलिड्स वाली बात हो गई कि सॉलिड्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज रिजिड। इनको रिजिड इसीलिए बोला जाता है, सॉलिड्स को रिजिड इसीलिए बोला जाता है। याद रखिएगा, हो सकता है छोटे छोटे लाइंस का क्वेश्चन आपको मिल जाए। फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। सॉलिड्स में क्या होता है, प्लीज अपना चैट बंद कर लो यार, ठीक है ना, जिन लोगों को पढ़ना है प्लीज अब चैट बंद कर लो, आज से पढ़ाई चालू करते हैं, क्योंकि जो चीजें करनी है बता दिया ना। एज अ टीचर मैं पहली बार, शायद 2-3 साल, तीसरा साल है मेरा यकीन में, पहली बार आज बोला होगा कि बेटा सोशल मीडिया खोलना, थोड़ा सा कुछ लोग सपोर्ट कर देना, किसी के पेरेंट्स सपोर्ट करना, प्लीज आप चैट बंद कर दो, पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, जान दो। हाँ, ये देखो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका क्या होगा, ऑब्वियस है, ये 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सर सॉलिड का सबसे ज्यादा हाई होगा, इसका क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा, और इसका सबसे ज्यादा कम होता है। इसीलिए देखा होगा गैस का पार्टिकल इसीलिए फ्लो करता रहता है, क्योंकि हम लोग, अब स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर नहीं है अब हमारे पास, लेकिन एक चीज पता है, एक चीज पता है कि गैस के पार्टिकल को अगर यहां पर छोड़ दिया जाए, अगरबत्ती जलाते हो, देखते हो ना अगरबत्ती की स्मेल क्या होती है, पूरी फ्रेग्रेंस क्या होती है, पूरे रूम में चली जाती है। आप डीओ मार के कहीं जाते हो, पूरे रूम को पता चल जाता है कि आपने ये वाला डीओ लगाया है। ये क्या है, गैस के पार्टिकल्स है। गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनकी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है। एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल उधर, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर, इंटरमोलिकुलर। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होगा। अगर आप सॉलिड वाला एक पत्थर रख दो रूम के एक कोने पे, वो हमेशा वही रहने वाला है, वो इधर से उधर नहीं जाएगा। लिक्विड क्या होगा, पानी थोड़ा बहुत मूव कर सकता है, तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स बीच का होता है। सिमिलरली इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करें तो भैया अभी पढ़ा कि ये बहुत कम होता है इसका लिक्विड का बीच में, और इसका क्या होता है, फार अवे फ्रॉम ईच अदर। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद रखिएगा। जो लोग लिख रहे हैं थोड़ा फास्ट फास्ट, इसको शॉर्टकट में आईएमएफ लिखते हैं, इसको शॉर्टकट में आईएफ, इसको इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आईएमडी, आईएमएफ और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आईएमडी, जल्दी जल्दी, ठीक है। फार अवे फ्रॉम ईच अदर। अच्छा एक चीज और, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है, तो यही सारी दो चीजें बता सकते हो, 2-3 चीजें सोच सकते हो। स्पेस ज्यादा है तो ऑब्वियस ये एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे ना। कोई ऐसा लिखना चाहे, अगर कहीं एग्जाम हॉल में ऐसा दे दे कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है, या हम ऐसा लिख दें इंटरमोलिकुलर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, स्टेटमेंट सही है ना, देख लो, ये सब स्टेटमेंट बता सकते हो ना, खुद से सोच सकते हो ना कि जहां इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई है वहां इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहीं पर ऐसा कुछ लिख दिया जाए कि सर इसके पार्टिकल्स ना बड़े दूर दूर रहते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका दूर दूर रहते, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दूर दूर रहते, इसका मतलब कि सर इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। कर तो दिया, आईएमडी और आईएमएफ रिलेटेड है। स्मोक सॉलिड होता है या गैस, उसको सोल बोलते हैं, उसको कोलॉइड्स बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोलॉइड्स बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोलॉइड्स बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोलॉइड्स बोलते हैं। ऑसिलेट का मतलब बेटा बस ऐसे ऐसे हिल के रह जाए, ऑसिलेशन, फिजिक्स का ऑसिलेशन, वाइब्रेशन। रिजिडिटी मतलब, रिजिड का मतलब ये होता है कि उसका शेप चेंज ना करे जल्दी। आप सॉलिड जैसे ईंट है, पत्थर है, ये सब परफेक्ट सॉलिड जो होते हैं, उसका शेप चेंज ना करे। डीपीपी सॉल्यूशन दे दूंगा अभी, डीपी सॉल्यूशन, डीपी एक ही किया है ना, मैं संडे को दोनों का जो भी कल आएगा, कल भी एक बड़ा सा डीपी आएगा, उसका दे दूंगा। हाँ, स्टेट चेंज होगा तो प्रेशर टेम्परेचर दोनों से पॉसिबल होता है, ठीक है, दोनों से भी बात करते हैं, ठीक है। हाँ, सॉलिड मतलब वो आदमी है ना, सॉलिड जैसे अपनी लाइफ में भी तुम देखो, हम लोग बोलते हैं ना कि तुम्हें जो एस्पिरेंट्स है जिनको रियल में तैयारी अच्छे से करनी है, बी लाइक अ सॉलिड। क्यों, सॉलिड का क्या होता है ना यार, देखो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है, किसके लिए, अपने घर वालों से और अपनी पढ़ाई को लेके, अपने टीचर्स को लेके। हम लोग
बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कि भाई कोई जरूरत नहीं है आपको हमसे चैट करना, या जरूरी नहीं कि हमसे बात कर रहे हो। कितने बच्चे साल के एंड पे आज मैसेज कर रहे हैं कि सर हमने आज मतलब पिछले साल सोचा था कि आपको आपका नंबर था फिर भी हमने नहीं मैसेज किया, साल के एंड पे कर रहे हैं क्योंकि वो सॉलिड की तरफ भी है, सिलेक्शन लिया, उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत हाई है, वो भटकते नहीं, उनका दोस्त का बर्थडे आता है वो छोड़ते नहीं है, जाते नहीं है कहीं पर, उनको अगर इंटरटेनमेंट भी चाहिए तो उनको पता है कैसे इंटरटेनमेंट उठाना है। सॉलिड्स मतलब डेली के डेली क्लास कर रहे हैं, डेली के डेली अपना प्लान फिक्स कर रहे हैं, डेली के डेली अपना पता होता है, तो हम लोग बोलते हैं बी लाइक अ सॉलिड, जिसको पता है कि भैया डगमगाना नहीं है, तुमने एक बार सोच लिया ठीक है इस साल जो हुआ हुआ अगले साल वैसा नहीं होगा, होगा तो उसके लिए हम लोग हैं ना यार, जो कर सकते करेंगे। तो सॉलिड को फिक्स्ड है कि यार मेरा इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे 400 नंबर है 300 नंबर है कोई फर्क नहीं पड़ता, अब अगली बार का पता है कि इस बार मुझे क्या करना है। सॉलिड वो है। लिक्विड पता है कौन होता है? लिक्विड हो जाता है हमारा एकदम मतलब जो बीच वाला, जिसके लिए हमें भी तरस आता है, वो बच्चा जो क्या करता है 2 दिन पढ़ाई करेगा, बैच शुरू हुआ उस दिन तो बहुत जम के पढ़ेगा, अरे सर अब बैच शुरू, अभी तुम्हें पता है 3-4 दिन हुए, बहुत छोटी छोटी चीजें चल रही हैं, वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में कभी बैच मतलब बोलेगा अरे आज तो सर ये पढ़ा रहे हैं, एक काम करता हूँ आज ना मैं मूवी देख लेता हूँ, दोस्त से बात कर लेता हूँ, आज मैं ये कर लेता हूँ। यहाँ पर लिक्विड फ्लक्चुएट होता है, लिक्विड थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है। जो हमारा स्पैमर होता है वो क्या होता है? गैस होता है। जो हमारा स्पैमर होता है वो क्या होता है? गैस होता है। स्पैमर जो होता है ना भाई उस किसी का नहीं होता, वो यहाँ पर भी मस्ती करेगा, वो घर पे भी मस्ती करेगा, उसको पता है, हाँ उसको पता है अगले साल वो सबसे पहले वही सब वीडियो देखता है, वही वीडियो लाइक करेगा, हाउ टू क्रैक नीट इन 1 मंथ, हाउ टू क्रैक नीट इन 6 मंथ, जो भैया दीदी ज्ञान बांट रहे होते यूट्यूब पे, वो वाला सबसे पहले वही देखता है, वो वही जाके लाइक करेगा, हाँ इसको मैं फॉलो करूंगा, हर एक दूसरे दिन उसको एक्साइटमेंट आएगी, वो हमारा स्पैमर होता है, वो गैस होता है। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए बी लाइक अ सॉलिड, एकदम सॉलिड बन जाइए, सोचिए मत। 9 बजे क्लास चालू होती है ना, अगर क्लास नहीं भी है तो भी बैठिए, अगर क्लास कैंसिल हो गई ना कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बैठिए चुपचाप, उस दिन कुछ और पढ़िए बट हिलिए मत, 9 से लेकर 4 बजे तक एकदम बैठे रहिए, 3 बजे तक बैठ के एकदम पढ़ाई कीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिएगा एकदम। 286 आ रहे हैं ना मेरे पास इस बार, लड़की 266 है बेटा, 266 262 या 266 थे, 680 लेके गई है। अब बता दूं, बताना ही चाहिए किसी की फैमिली कंडीशन, उसके इतने पैसे नहीं थे कि उस बाहर जाके टेस्ट दे पाए, और मतलब जब बात किया तो मुझे खुद को लगा तो तुम तो 286 पे कर लोगे, ठीक है हो जाएगा यार कोई बात नहीं, जिसके ज्यादा अच्छे मार्क्स आए उसके बाद भी अगर ड्रॉप कर रहा है टेंशन मत लो, सबका बदला लिया जाएगा अगले साल, सबका बदला, ठीक है। तो ये भैया देख लेना गैस के साथ ये होता है। डिफ्यूजन की बात, अब डिफ्यूजन देखो वही बात है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग करना। सॉलिड जल्दी मिक्स नहीं होता, सॉलिड ना उसको पता है 2-4 लोगों को ही फॉलो करना है। सॉलिड में ऐसे बच्चों को भी जानता हूं सिर्फ 4 लोगों को 5 लोगों को फॉलो करते, उनको पता है इन्हीं को फॉलो करूंगा, इनकी बात मानूंगा, हो जाएगा सिलेक्शन। डिफ्यूजन, सॉलिड क्या करता है? जल्दी मिक्स नहीं करता। गैस, लिक्विड क्या होता है? थोड़ा सोचता है। लिक्विड क्या होता है ना, वो बेचारा बीच में चलता है, वो उसको कोई बोल देगा, अभी मान लो 2 महीने पढ़ाई करेगा, उसको कोई बोल देगा अरे उसकी टेस्ट सीरीज आ रही है उसको कर ले, वो हमारी बात छोड़ के भैया दीदी की बात मान लेगा, वो बोलेगा उसकी टेस्ट सीरीज आ रही है उसको कर ले, उसको पता भी नहीं चलेगा, वो भैया दीदी की बात मान लेगा। भाई नहीं करना होता है आपको, स्लो चलिए, स्टडी चलिए, हो जाएगा। आप इस बैच को कोई टेस्ट सीरीज मत लगाइए, इस बैच को चुपचाप फॉलो कर लीजिए, आप सिलेक्शन लेके चले जाएंगे। सॉलिड जो होता है ना एकदम फिक्स्ड रहता है, उसको पता है भैया मुझे किसी के साथ मिक्स नहीं होना, मुझे ये क्या होता है थोड़ा थोड़ा, और ये भाई तो पूछो ही मत, ये तो हमारे मतलब महान आत्मा है, ये तो हमारे महान आत्मा है, ये तो भैया अलग ही लेवल पे चलते हैं, इनका तो हर एक जगह ये हर एक चीज में ही लिखेंगे। हाँ कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, ऑब्वियस है कंप्रेसिबल वही होगा ना जो डरेगा। कंप्रेस किसको करा जा सकता है? प्रेशर देके कंप्रेस किया जाता है, प्रेशर देके कौन किसको, प्रेशर कौन, डर किसको लगता है? डर उसको लगता है जो मेहनत कम करता है। एग्जाम के आसपास देखते हो ना, कोई एग्जाम के आसपास जो लोगों ने इस साल एग्जाम दिया होगा 10 दिन पहले 20 दिन पहले ऐसे वीडियोज आते होंगे, नीट विल बी पोस्टपोन्ड, नीट क्या दोबारा होगा, जैसे अभी बहुत मजे ले रहे हैं सब यूट्यूबर्स ये सब, ठीक है नीट दोबारा होगा, डर का माहौल बनाया जाता है। वो किसको डर लगता है? उसको पता है कि भैया उसको डरा सकते हैं। ये कंप्रेस नहीं होता, अपना सॉलिड जो होता है ना फिक्स्ड होता है। ये क्या होता है? थोड़ा बहुत डरता है, ये तो डरेगा ही, और ये तो भाई साहब मजे में रहता है, इसको तो जिंदगी एकदम अलग ही लेवल पे चल रही है, हाईली कंप्रेसिबल है, कोई पूछ ही नहीं रहा, हाईली कंप्रेसिबल है। गैस तो जो है ना वो भैया किसी का नहीं है, वो हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है हाईली कंप्रेसिबल। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये बेसिक चीजें याद रखिएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या है? थर्मल एनर्जी का सर सीधा सा रिलेशन है आपकी बॉडी के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर। थर्मल एनर्जी ध्यान सुनिएगा क्या होता है, थर्मल एनर्जी सुनिएगा क्या होता है, थर्मल एनर्जी क्या होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, बेसिक्स हैं, प्लीज देख लेना। थर्मल एनर्जी की बात कर रहा हूं। थर्मल एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ, एनर्जी
ड्यू टू, ध्यान सुनना, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, किसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ध्यान सुनना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो मोशन होता है उसके कारण थर्मल एनर्जी होता है। थर्मल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी से मिसमैच मत करना। थर्मल एनर्जी क्या होती है, जैसे हम ऐसे में खड़ा हूं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ध्यान सुना, काइनेटिक एनर्जी क्या है, देख ध्यान सुनाइए, ये देखो काइनेटिक एनर्जी, ये m मास है, v वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv², यही होती है ना काइनेटिक एनर्जी। थर्मल एनर्जी इसको नहीं बोलते, थर्मल एनर्जी किसको बोलते कि सर ये पूरी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, m मास का बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं, थर्मल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अलग है, थर्मल एनर्जी अलग है। ध्यान सुनना, थर्मल एनर्जी क्या है, थर्मल एनर्जी क्या होती है, जैसे मैं यहां खड़ा हूं ना, यहां शांति से ऐसे करे खड़ा हूं, तब भी मेरी थर्मल एनर्जी होगी। क्यों, क्योंकि मेरा हार्ट पंप कर रहा है, मेरे लंग्स काम कर रहे हैं, मेरी बॉडी में बहुत सारे ऐसे सिस्टम में वर्क हो रहा है, तभी तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 के आसपास मेंटेन रहता है, 36 के आसपास मेंटेन रहता है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्यों मेंटेन रहता है, बिकॉज उसके अंदर क्या होती है, थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर मेंटेन्ड है। क्यों, क्योंकि सर बॉडी जो है ना हमेशा थर्मल एनर्जी मेंटेन करती है। थर्मल एनर्जी क्या होती है, मोशन ऑफ पार्टिकल नहीं होती, ध्यान सुना, मोशन ऑफ पार्टिकल्स नहीं होता, मोशन ऑफ सिस्टम नहीं है, मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम। मतलब बॉडी के अंदर, इसके अंदर जैसे कोई लिक्विड है, लिक्विड के अंदर उसके पार्टिकल्स रोटेशन कर रहे होंगे, थोड़ा भी हीट आएगा ना तो उसके पार्टिकल्स बबल्स बनाने चालू कर देंगे। तो थर्मल एनर्जी किसको बोलते हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, अंदर के पार्टिकल्स का मोशन, बॉडी का मोशन नहीं, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, मोशन ऑफ अंदर की जो पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं उसके कारण जो एनर्जी हो रही है उसको क्या बोलेंगे, थर्मल एनर्जी। अगर जैसे अब तुम खुद सोच लो, किसके पार्टिकल्स ज्यादा मोशन करेंगे, सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के, किसके पार्टिकल्स ज्यादा मोशन करते हैं, कौन ज्यादा भटकता है, कौन भटकता रहता है ज्यादा से ज्यादा, कौन भटकता रहता है, कौन भटकता है ज्यादा से ज्यादा, हाँ कौन भटकता है, क्या होगा, क्या होगा, क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। थर्मल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, अब यहां पर आप खुद से सोच के बता दो, गैस की थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड की, और फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सॉलिड का। सॉलिड का थर्मल एनर्जी सबसे कम। थर्मल एनर्जी क्या करता है, ध्यान सुनना, थर्मल एनर्जी क्या बोलता है, अगर मैं बोल दूं थर्मल एनर्जी क्या करता है तो सर इट कीप्स द मॉलिक्यूल्स अपार्ट, या इट कीप्स द पार्टिकल्स अपार्ट, ये दूर दूर रखने की कोशिश करेगा। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करेगा, ध्यान सुनना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स को पास पास रखने की कोशिश करेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि थर्मल एनर्जी, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है ये क्या करता है, कीप्स द मॉलिक्यूल्स टुगेदर, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। अगर आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाई है तो ये क्या करेगा सर, आपको पास पास रखेगा। लेकिन थर्मल एनर्जी देख लो दूर दूर रखने की कोशिश करता है। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स का गेम देख लेना, छोटे छोटे वर्ड्स का गेम देख लेना कि भैया ये छोटे छोटे वर्ड्स कैसे गेम खेले जाते हैं। एग्जाम हॉल में ना आपको पता भी नहीं चलेगा ये छोटे छोटे वर्ड्स आपके साथ कब मजे लेके चले जाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स चाहता है कि आप पास पास रहिए, आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है मतलब आप पास पास रहिए, थर्मल एनर्जी ज्यादा है मतलब आप दूर दूर चले जाइए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और इवन आज के बाद सॉलिड लिक्विड गैस की जो डेफिनेशन होती है, अगर तुमसे कोई पूछ दे व्हाट इज सॉलिड, अगर कोई पूछ दिया जाए कि सॉलिड क्या है, ध्यान से देखना, सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर। रुक जाओ इधर लिख देता हूं, ये देख लो, सॉलिड को डिफाइन करना है तो सॉलिड क्या है, सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर सर एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर इन विच, ध्यान से देख लीजिएगा, स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज ग्रेटर 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 देन थर्मल एनर्जी। आज से ये भी आप बोल सकते हैं और ये डेफिनेशन भी अपने साथ रख सकते हैं कि सर सॉलिड वो है जहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हो, जहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो, आपस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, आपस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी, एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी।
पक्का, एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी। फिर किसी ने बोल दिया सर गैस को भी ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। गैसेस क्या है? दैट स्टेट ऑफ मैटर। गैस क्या होगा? दैट स्टेट ऑफ मैटर, एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटरमोलिकुलर फोर्स इज लेस देन थर्मल एनर्जी। गैस कैसे डिफाइन करोगे? सर एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जहां इंटरमोलिकुलर फोर्स लेस देन थर्मल एनर्जी आ जाए, जहां इंटरमोलिकुलर फोर्स लेस देन थर्मल एनर्जी आ जाए। इसी को क्या बोलते हैं? सॉलिड लिक्विड गैस में देख लो। लिक्विड और गैस, सॉरी सॉलिड और गैस की डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो अब ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी बता सकते हैं। अब आप अपने बारे में सोच सकते हो, अब आप अपने बारे में सोच सकते हो कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने घर वालों से, अपनी पढ़ाई को लेके ज्यादा है, या आपका थर्मल एनर्जी आपकी दोस्तों के साथ मूवमेंट ज्यादा है। जैसे आप सोच सकते हो सोच लो। बी लाई का सॉलिड सिलेक्शन लेके जाओ। लिक्विड बनोगे तो भी लॉस है। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, ये मजाक में ठीक है, एग्जाम्पल अलग बात है, लेकिन रियलिटी यही है कि टिक जाओ, बस टिक जाओ, हो जाएगा, ठीक है। हाँ एकदम लिक्विड अगर हो ना, अगर आप लिक्विड हो तो आज जाते जाते एक काम करना, अगर आप लिक्विड हो ना तो अपने आप से एक प्रॉमिस करना, अपने घर में लिख लेना भाई कि मुझे बस सॉलिड बनना है, ठीक है। हिंदी में बोलते ना आजकल एक जोक चल रहा होता है कि अपन सख्त है, हाँ नहीं पिघलेगा नहीं जल्दी, तो वही वाली बात है, सख्त रहो, एकदम स्ट्रांग रहो, जो होगा देखा जाएगा। अपने आप को, सीधी सी बात है, अपने आप को प्रॉमिस कर लो कि यार अपने को एक सीट चाहिए, एक सीट तो लेके ही जाएंगे साला, वो चाहे 720 पे का ना क्यों ना मिल रहा हो, 720 पे लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिक्विड भाई कुछ नहीं, इन दोनों के बीच का है यार, क्या बात कर रहा है। जो सॉलिड का हाई होगा इसका लो होगा, तो इसके बीच का इंटरमीडिएट, इसका अगर लो होगा इसका हाई होगा, तो इंटरमीडिएट करते रहो, पक्का। हाँ एकदम सॉलिड बनना है, हाँ एकदम बनिए, आप सब लोग सॉलिड बनिए। हम लोग सब लोग थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं, थोड़ा सा मजबूत होते हैं, सॉलिड को जल्दी कोई दबा नहीं सकता, सॉलिड का अपना डिसीजन खुद लेता है। अगर आपसे कोई बोले ना कि मुझे कहीं जाना है, तो भैया तुम ना देखो, तुम्हें ड्रॉपर बैच कोई बोलता है या ड्रॉपर कोई बोलता है, चुपचाप, ड्रॉपर वर्ड नेगेटिव वर्ड है। तुम एक सिंपल से अपने आप को एक फाइटर की तरह देखो, तुम वो हो जिसने एक डिसीजन लिया है कि अबे अगले साल ना सबका बदला लेंगे, तो तुम ना अपने आप को एक फाइटर के फॉर्म में देखो। तुम ये नहीं सोचो कि अरे यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम ये सोचो कि अपने पहली क्लास में बोला था अपनी औकात से बढ़ के सपना देखेंगे, इस बार अपनी औकात से बढ़ के सपना देखेंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे जितनी निगेटिविटी दुनिया में फैल जाए, हम अपनी औकात से बढ़ के लेंगे। और अगले साल तो मतलब ठीक है ना, अगर एनटीए को यही पसंद है कि 720 में 720, तो भैया 720 में 720 लेके आएंगे, अब टारगेट यही रखेंगे, ठीक है। 720 में 720 ही लेके आएंगे, क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं, मान लेंगे कि फुल मार्क्स लाने वाला एग्जाम है, जैसे सीबीएसई बोर्ड में लाते वैसे ही लाएंगे, ठीक है। चलो एक दो चीजें और हैं, ध्यान सुनिएगा। अब मोशन, सॉलिड कैसे कैसा मोशन कर सकता है, सॉलिड सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन कर सकता है, अभी आपको बताया भी, दैट्स व्हाई इट इज रिजिड। सॉलिड वाइब्रेशनल मोशन करेगा, इसीलिए वो क्या होता है, रिजिड होता है, रिजिड होता है। वाइब्रेशनल मोशन होगा तो ही अपने पास क्या होगा, रिजिड होगा, ठीक है। हाँ अपन अब अल्फा वाले हैं बे, ठीक है, फोड़ के निकल जाएंगे। हाँ आजकल अल्फा वालों का ही चल रहा है, देखो ये देखो, ओनली वाइब्रेशनल होते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, रिजिड। लिक्विड क्या होता है, वाइब्रेशनल प्लस ट्रांजिशनल कर सकता है, थोड़ा मूव कर जाता है। और गैस तो भैया हर एक टाइप का मोशन करता है, अब इसको ऐसे भी देख सकते हो, सॉलिड क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ जहां इमरजेंसी होगी वहीं पर निखर से निकलेगा, उसको पता है कि चलो इमरजेंसी है, जाना पड़ेगा या ब्रेक लेना पड़ेगा। ये भाई साहब इमरजेंसी के साथ साथ दोस्त का बर्थडे ही मना लेते हैं, और ये भाई साहब इमरजेंसी तो छोड़ो, दोस्त का बर्थडे तो छोड़ो, ये तो पड़ोसी कुत्ते का भी बर्थडे मना देते हैं, इस चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। इनको होती है बैकलॉग की बीमारी, ये भी बैकलॉग वाले होते हैं, लेकिन हाँ ये वाला बंदा सबसे बेस्ट, अपने आप को इसमें कन्वर्ट कीजिए। डेंसिटी इसकी हाईएस्ट, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम सबसे कम होगा, डेंसिटी इसलिए हाईएस्ट, हाँ वॉल्यूम सबसे कम होगा, पक्का वॉल्यूम सबसे कम होता है, डेंसिटी हाईएस्ट चली जाती है, ठीक है। हाँ ये छोटी छोटी चीजें ना याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा, ठीक है, छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें ना बस याद रखिएगा, आपका सॉलिड लिक्विड गैस पूरा का पूरा हो जाएगा। अब एक बात करें, क्वेश्चन कर लें, पढ़ना कितना आसान है ना, कुछ लोग बोले बहुत बेसिक सा है ना, आओ आ जाओ शुरू करते हैं। अच्छा हाँ ये सब भी, अरे सॉलिड लिक्विड गैस ऐसे तो पता होता है, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लेता हूं। सॉलिड है, लिक्विड है, और इधर गैस है। सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, तो इसको गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोल देते हैं, या फिर अगर साइंटिफिक लैंग्वेज बोले तो फ्यूजन बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्यूजन बोल देते हैं। लिक्विड से गैस जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेपराइजेशन बोल देते हैं। अगर सेम मेटल या सेम एलिमेंट लिक्विड से गैस जा रहा तो वेपराइजेशन बोल देते हैं। गैस से लिक्विड आते हैं, गैस से लिक्विड आते हैं तो इसको हम लोग कंडेंसेशन या फिर हम लोग बोल देते हैं कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन बोल देते हैं। कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिएशन बोल देते हैं, लिक्विफैक्शन बोल देते हैं। गैस से लिक्विड आएंगे तो कंडेंसेशन, लिक्विफैक्शन, और लिक्विड से गैस सॉलिड जाएंगे तो एकदम अपोजिट चल रहे हैं, इसे इधर इधर से क्या बोल देंगे, इसको क्रिस्टलाइजेशन बोल देते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोल देते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोल देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि सॉलिड से आप डायरेक्ट गैस में भी चले जाओ या गैस से भी सॉलिड में चले जाओ। जाने वाले को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, जाने वाले को बोलते हैं सब्लिमेशन, जाने वाले को बोलते हैं सब्लिमेशन। जब सॉलिड से इधर जाते हो तो उधर से आने को भी सब्लिमेशन बोलते हैं। कभी कभी उसको आने वाले को क्या बोल देते हैं, एब्लिमेशन बोल दिया जाता है, या कहीं कहीं वर्ड यूज करोगे सब्लिमेशन वर्ड यूज मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस को आने वाले को सब्लिमेशन या फिर एब्लिमेशन बोल दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा के आप कम कर सकते हैं, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा के आप ज्यादा या कम कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस के क्वेश्चंस आप ऐसे निकाल सकते हैं, हो जाएगा। आपको ये इस साल का क्वेश्चन दिख भी जाएगा। आप यहां तक भी 2024 का एक क्वेश्चन था, ऑर्गेनिक का बोल दें, चाहे नॉर्मल फिजिकल का बोल दें या नॉर्मल साइंस का बोल दें, एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि सॉलिड से गैस को प्यूरिफाई कैसे करते हैं। सॉलिड से गैस को प्यूरिफाई करने का एक बेसिक तरीका होता है सब्लिमेशन कर दो, सब्लिमेशन कर दो। हाँ, डी सब्लिमेशन भी बोल देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, डी सब्लिमेशन भी बोल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो वर्ड्स का गेम मत सोचो, पक्का। हाँ, ये हो गया, देखना अपने पास। अब देखो, चलो, ये वही पिक्चर है, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, फ्रीजिंग, ये सब ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं, बस दिखाने के लिए, ताकि आपको लगे कि हाँ सर ने ये कराया। अब आ जाइए, आज का केबीडी चालू करते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, ये ऑलरेडी बता चुका हूं यार, तो शुरू करें, तैयार हो? कितना बेसिक सा पढ़ाया ना आज, अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ाया यार, कल से अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाया। शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं आज। हाँ, आज देख लेते हैं, आज देख लेते हैं क्या हो सकता है। हाँ, स्टार्ट करें। कौन बनेगा डॉक्टर, खुद से पूछना भाई, कौन बनेगा डॉक्टर। केबीडी चालू करें, आज से ऑफिशियली केबीडी चालू हो चुका है। अब आप लोग डेली अपने पास 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम प्रीवियस टॉपिक से करते चलोगे। कौन बनेगा डॉक्टर, कौन बनेगा भाई, अपने अंदर से आवाज निकाल कि मैं ही बनूंगा, 720 लाख के बनूंगा। अब हाँ, अगर गवर्नमेंट को 720 में 720 चाहिए, अगर सामने वाले हाँ टट्टी वाली एजेंसी को अगर 720 में 720 चाहिए तो वो भी लेके आएंगे। अब यही रह गया है, हाँ 720 में 720 लेके आए। अरे यार, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आज बहुत कंट्रोल करके बड़े प्यार से मैंने एक वीडियो बना के डाला है उनके लिए। शायद उम्मीद करते हैं यार, जो लोग भी थोड़ा शेयर वेयर कर देना, उम्मीद करते हैं कुछ पहुंच जाए यार। हाँ ठीक है, कौन बनेगा, मैं बनेंगे, हाँ अपन बनेगा डॉक्टर, सीधी सी बात है, एकदम बढ़िया। चलो स्टार्ट करें, कर लोगे ना क्वेश्चंस, करो, आ जाओ, आराम से पढ़ना, हड़बड़ी मत क्वेश्चन कर देना। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हड़बड़ी मत करना। पता चला कि सर आता हुआ क्वेश्चन गड़बड़ कर दोगे, ध्यान सुनना अपने पास, आता हुआ क्वेश्चन गड़बड़ मत करना भाई प्लीज। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट कीजिएगा। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? यहां पर देखो ना, सब कुछ सही है। क्या एलिमेंट किसका होता है? ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, या तो एटम होगा या फिर होमोएटॉमिक होगा। ऑल होमोजीनियस मिक्सचर्स आर नोन एज सॉल्यूशन, क्योंकि ऑब्वियस होमोजीनियस मिक्सचर है। सर कंपाउंड को तोड़ के एटम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आंसर क्या आ जाएगा? डी, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी थोड़ा देखो, अभी तक न्यूमेरिकल्स नहीं किए, आज से थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स चालू होंगे। ये देखो, आ जाओ,
आराम से पढ़ना, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। मैं भी साइड हो जाता हूं, भर के क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हम लोग बेसिक से नहीं एसिडिक से पढ़ने वाले थे, इसीलिए एसिडिक से पढ़ेंगे और बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे। आप लोग देख लीजिएगा, अपने हिसाब से आंसर बताते जाइएगा। आप लोग देख लीजिएगा, अपने हिसाब से आंसर बताते जाइएगा, क्या आएगा, कैसा होगा। क्या होगा सर? डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होता है। ध्यान सुना है, सर्सन रीजन का क्वेश्चन जब भी करोगे, इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखना, डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट शेप। ठीक है, ये बात सही है, बहुत बढ़िया। इन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट। क्या होगा आंसर? सर ये क्या होगा? ध्यान सुनना। अरे मैं साइड हो गया क्योंकि किसी बच्चे ने बहुत अच्छा रिक्वेस्ट किया कि सर आप साइड हो जाइए, मत बोलिए, क्योंकि हमें डिस्टरबेंस होता है। तो ठीक है, अच्छी बात है, जो अच्छी बात है वो करेंगे। सर ये क्या होगा? बोथ असर्शन रीजन, दोनों के दोनों क्या है? सही स्टेटमेंट है दोनों। लेकिन एक बात सोच लेना, एक बार जब भी असर्शन रीजन क्वेश्चन करो तो एक बार क्वेश्चन जरूर पूछ लेना कि यार वॉल्यूम फिक्स्ड है। अच्छा, वॉल्यूम क्यों फिक्स होगा? क्योंकि सर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? पास होंगे और उनका मूवमेंट नहीं होने वाला है। लिक्विड का वॉल्यूम क्यों जल्दी फिक्स नहीं हो रहा था? लिक्विड का वॉल्यूम क्यों, शेप क्यों चेंज हो रहा था? क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव करते थे। तो आंसर क्या आएगा? दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसीलिए अपना आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लीज ट्राई करना तुम लोग, आज वो सारे क्वेश्चंस करो और मैं प्रॉमिस करता हूं भाई, इस बार बोला ना, इस बार अलग चलेंगे। थोड़ा सा भी माहौल अच्छा नहीं है, मैं ये बोल सकता हूं और इसके लिए सॉरी बोल रहा हूं मैं हर एक दिन कि यार थोड़ा सा मेंटली अपने को बुरा लग रहा है, एज ए टीचर खुश नहीं है थोड़ा सा, इसलिए अभी थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं बेटा, बस 1-2 दिन के अंदर सब कुछ हम लोग सही करना शुरू कर देंगे और एक से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। सोचा आज आपने केवीडी शुरू किया और आपके पास पहला है सर्सन रीजन, और एक नहीं एक और देखना, एक बार आ जाओ बहुत प्यार से। इसका क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये फंसोगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो फंस जाओगे इस क्वेश्चन को। ये लो, आराम से पढ़ना, आराम से आराम से। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा इस केस में? देखो क्या हो जाएगा, एक बार ध्यान सुनना। अगर हीटिंग करते हो सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड किस में? गैस में जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, बहुत बढ़िया। सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में चला। अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज डिफरेंट इन सॉलिड लिक्विड गैस, बहुत बढ़िया, ये भी बात सही है। लेकिन 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 ध्यान सोचना, ध्यान सोचना, क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है?
कि सर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, क्या इसका एक्सप्लेनेशन? मैं ये बोल रहा हूं, मैं दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि तुम मुझसे पढ़ के केमिस्ट्री पढ़ के फिजिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ के बायो पढ़ोगे, ठीक है। और एक एक्सप्लेनेशन ये दे रहा हूं, पीडब्ल्यू एक अच्छा ऐप है। दोनों का क्या लॉजिक है भाई? तुम ये बोल सकते हो ना कि हाँ सर आपकी क्लास के बाद फिजिक्स का टाइम आता है तो इसलिए फिजिक्स पढ़ेंगे, आपकी क्लास के बाद बायो का टाइम आता है तो बायो पढ़ेंगे। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिख रहा है क्या कि सर इसकी हीटिंग से ये बन जाएगा, इसकी हीटिंग से ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट अलग चीज है भाई। दोनों एक दूसरे कुछ ऐसा नहीं बता रहा कि हीटिंग करने पे कुछ हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। देखो जो लोग ए टिक कर रहे हैं, प्लीज बेटा थोड़ा सा सोच के करना है, थोड़ा सा सोच के करना है, ठीक है ना? ध्यान से सुनना। अपने पास गलती हो गई कोई दिक्कत नहीं, यहां गलती करो चलेगा, एग्जाम में नहीं। जब भी असर्शन दे एक बार सोचना है, रीजन को पढ़ के सोचना है कि क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है, कि या दोनों स्टेटमेंट अलग अलग बातें कर रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग बातें कर रहे हैं, ठीक है। अरे हीटिंग, इसमें कहीं लिखा है कि हीटिंग करने पे अरेंजमेंट चेंज होता है? कुछ ऐसा लिखा है? ये तो ये बात कर रहा है ना, ये ऐसी बात कर रहा है कि बेटा फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायो पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ो तो आपका सिलेक्शन होगा। और ये बोल रहा है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल होते हैं, केमिस्ट्री में क्वेश्चन होते हैं, बायो में ये होता डायग्राम होता है। क्या लॉजिक है भाई? दोनों का कोई लॉजिक बन रहा है क्या? असर्शन और रीजन का कोई लॉजिक बने तो लगाओ ना, जबरदस्ती नहीं प्रूफ कर देना है, ठीक है। ये देखो, आ जाओ इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। क्या होगा जल्दी, क्या होगा, क्या होगा? क्या होगा? क्या हो जाएगा? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स हैं, प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। ये एग्जांपल सही है। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये भी बात सही होती है। कंपाउंड जब बनता है, जैसे CO2 है तो कार्बन की प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन CO2 की प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। जैसे वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग होती है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होती है, लेकिन जो वाटर बनेगा वो अलग हो जाता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ये भी बात सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन एक दूसरे के सही एक्सप्लेनेशन नहीं करते। क्या है भाई? हाँ ध्यान सुनना, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी जो होती है डिफरेंट होती है। जैसे कोई बोले हाइड्रोजन गैस कंबस्टिबल होता है, आग लगाता है, ऑक्सीजन गैस बुझा देता है, ऑक्सीजन सॉरी सपोर्ट करता है। हाइड्रोजन आग लग जाती है, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है, लेकिन दोनों को मिलाओगे H2O बनेगा, और H2O से क्या होता है, आग को हम लोग क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। तो ये दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाती है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बस दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं भाई, अगर कुछ हुआ है तो पता चल जाएगा, अभी पढ़ लेते हैं उसके बाद पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्पैमिंग मत करो, ठीक है ना? अगर ऐसा कुछ है तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ध्यान से देख लेना। चलो हाँ, ये देखना अपने पास। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ये पिछले साल का क्वेश्चन है, पिछले साल का क्वेश्चन है, पिछले साल का क्वेश्चन है। अभी तक हमने क्लास में डिस्कस कर लिया है, आराम से बताइए। पिछले साल का ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, बताइए। नीट 2023 का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए। क्या होगा? क्या होगा जल्दी, क्या होगा?
क्या होगा, क्या आंसर आएगा? एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स। नहीं भाई, टू फंडामेंटल, पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, ए नहीं होगा। जब ए नहीं होगा तो इसका मतलब अपने पास ये स्टेटमेंट चला गया, ये स्टेटमेंट चला गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सही है तो बी होना चाहिए, ये स्टेटमेंट सही है तो बी होना चाहिए, बी नहीं है मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बी सी ई इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, बी सी ई इज द करेक्ट आंसर। आप देखो एग्जाम हॉल में टाइम बचा सकते हो, विद इन सेकेंड टाइम बचा सकते हो, ठीक है। विद इन सेकेंड आप दो ही स्टेटमेंट में बाकी सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो। एटम्स, आइसोटोप्स सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स नहीं बोलते हैं, तो डी अलग गलत आंसर हो गया। आंसर क्या आ जाएगा? बी सी ई। आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फिर से बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कीजिएगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं टाइम दे देता हूं, 2 मिनट दे देता हूं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कोई बात नहीं। 2 मिनट लीजिए, आराम से पढ़िए, पढ़ के देखिए, क्वेश्चन समझ में आएगा, अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन समझ में आएगा, अटेम्प्ट कीजिए। क्या होगा? ये देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मैग्नीशियम का एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, मतलब मैग्नीशियम का आर्म दिया हुआ है, कितना है? 24.31। ध्यान सुनना भाई, प्लीज सुन लो, क्योंकि जब पढ़ाई हो रही है तो पढ़ लो यार, क्योंकि बाद में ठीक है कंट्रोवर्सी चलती रहेगी, प्लीज अपने पास पढ़ लेते, ठीक है? नहीं पता चला हम अगले साल कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि पढ़ने का टाइम नहीं दिया गया। ये देखो, मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम अपने पास 24 है, मैग्नीशियम 24 है। इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना दे दिया गया? परसेंटेज अबंडेंस कितना दिया गया है? परसेंटेज अबंडेंस इसका कितना दिया गया है? 79 दिया गया है। मैग्नीशियम 25 है और मैग्नीशियम 26 है। ध्यान से देखिएगा, मैग्नीशियम के 3 आइसोटोप्स हैं, इन दोनों का परसेंटेज मिला के कितना हो रहा है? 21%, दोनों का मिला के। सर अब मुझसे बोला जा रहा है 26 का परसेंटेज बताओ, तो इसको कितना ले लूंगा? x ले लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? यही लिखूंगा, देख लो, ये लिख दिया जाएगा। ये 24 आइसोटोपिक मास 79, 25 ये 26 ये लिख सकते हैं। ये देखना अपने पास, अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं 24.31 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 79 प्लस 25 इंटू 21 माइनस एक्स, और यहां 26 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 कर दे, ये इधर आएगा 2431 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे 24 इंटू 79,
9 4 जा 36, 7 4 जा 28, ठीक है, और 18 और 7 2 जा 158, 6 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, और ये कितना हो गया 1869 96 1896 प्लस ये कितना हो गया 25 इंटू 21, 25 इंटू 21, ये देख लो अपने पास 25 1 जा 25, 25 2 जा 525 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 525 हो गया, माइनस 25x प्लस 26x। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 5 11, 9 2 11, एक 12, 8 5 14, 25 2 5 2 1 हो गया, 6 5 11, 9 2 11, एक 12, 8 5 20, 20 8 5 13 ना 25, ओके ओके 24 हो गया, माइनस प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2431। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10% आ जाएगी क्या, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10% आ जाएगी क्या, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10% आ जाएगी। निकाल के देख लो अपने पास, ये सारा कैलकुलेशन करके देख लो, 8 5 11, 9 6 5 11, 6 5 11, 9 2 11, एक 12, 18 4 5 30, 23 और 23 और एक कितना हो गया 24, कंसिडर करोगे कितना आ जाएगा 10%। आंसर कितना आएगा आपके पास 26 मैग्नीशियम का। अगर आपने इसको x माना होगा तो आपका x 11% आएगा, लेकिन इसको निकालने के लिए फिर 21 माइनस एक्स कीजिएगा। जिन लोगों का आंसर बी आया है बेटा कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा अलर्ट मोड पे रहिएगा। ये 21 माइनस एक्स क्यों किया, एक बात बताओ, टोटल एबंडेंस कितनी होती है 100, टोटल एबंडेंस कितनी होती है 100, इसका अगर 79 है तो इसका कितना, इन दोनों का मिला के कितना बचा होगा 21 ही बचेगा ना, इसका 79 है तो इन दोनों का मिला के कितना बचेगा 21 ही बचेगा, 21 ही बचेगा, तो आंसर कितना आएगा, अपना आंसर आएगा ए। जिन लोगों का बी आया प्लीज अपने पास थोड़ा सा आप न्यूमेरिकल्स करते टाइम अलर्ट मोड पे रहिए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स करते टाइम अलर्ट मोड पे रहिए। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हमने केबीडी में किए, जिसके जितने सही हो रहे हैं ध्यान रखिएगा, अपनी गलतियां समझिएगा, गलतियों को सीखिएगा और ट्राई कीजिएगा अगली बार ऐसे क्वेश्चंस को गलत ना किया जाए। हम बेसिक्स कर रहे हैं और उन बेसिक्स के अंदर हम लोगों ने एटम्स मॉलिक्यूल्स कर लिया, सॉलिड लिक्विड गैस, मैटर और उसकी क्लासिफिकेशन कर ली, मैटर और उसकी क्लासिफिकेशन कर ली। तो अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ के आगे, और इसके आगे अब क्या है, तो इसके आगे की दास्तां अलग है, इसके आगे की दास्तां अलग है, ठीक है, इसके आगे की दास्तान जो है वो अलग है, और वो अलग कहानी क्या है वो भी देखेंगे और फिर शुरू करते हैं। ध्यान सुना, डाउट सेक्शन में क्या है भाई, डाउट 24 25 से मल्टीप्लाई क्यों किया, अब बताओ इस डाउट का क्या आंसर दिया जाए। लास्ट क्लास में बताया गया था, इसको आइसोटोपिक मास बोलते हैं बेटा, पिछली क्लास में अगर पढ़ के आते तो आपको पता होता ये ऊपर मास होता है, मास को आइसोटोपिक मास को अबंडेंस से मल्टीप्लाई करते, मजा नहीं आता, ऐसी हम एनटीए थोड़ी ना कुछ भी कर देंगे, हम भैया बता रहे, ये देख लो, इसको इससे मल्टीप्लाई इसलिए किया, मजे के लिए नहीं किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। कोई एक्स, इसको सर आपने क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है इसका परसेंटेज निकालो, तो मैं इसका निकाल दिया, इसका निकाल दिया, तो इसलिए मैंने इसका परसेंटेज एक्स लिया। ऑब्वियस है दोनों को मिला के कितना है 21, इसका एक्स होगा तो इसका कितना लेंगे 21 माइनस एक्स, पक्का हो जाएगा। चलो ठीक है, अब हम लोग, और क्या डाउट था भाई, अबे भाई तो रिपीट क्या, ये क्या डाउट है यार, 25 का परसेंटेज अबंडेंस क्यों नहीं, अरे तो 25 का बोल नहीं रहा इसलिए नहीं निकाला, परसेंटेज ऑफ 26 पूछ रहा है तो परसेंटेज ऑफ 26 निकाला। यार ऐसे कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन में जब टाइम लगेगा, कैलकुलेशन में अगर टाइम लगेगा तो ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है प्लीज घर पे ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ये अच्छे क्वेश्चंस में से होगा, ठीक है। हाँ चलो स्टार्ट करें। तो अब मेरे पास क्या हुआ, मैंने एटम्स मॉलिक्यूल्स कर लिया, बैटर की बेसिक क्लासिफिकेशन कर ली, हमने पेज नंबर 6 तक बातें कर ली हैं। तो अब यहां पर मैं आज जो स्टार्ट करने वाला हूं थोड़ा इंपॉर्टेंट, और थोड़ा क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा और यहां से चीजों को सीखिएगा, क्योंकि अब आपके चुपके से कब एटॉमिक मास से कब हम लोग मोलर मास से कब कहां पहुंच जाएंगे पता भी नहीं चलने वाला है। और यही मतलब एज ए टीचर भरोसा रख के देखो अभी क्या होने वाला है, आज और कल की क्लास में एकदम ऊपर चले जाएंगे, फिर देखेंगे क्या होगा। ये देखो, चलो एक बात बताओ, ऐसे कर देते हैं, एक एटम का मास कैसे निकालते हैं, चलो आ जाओ।
एक एटम का मास कैसे निकालेंगे? कोई भी एटम दिया है, कोई भी एटम है, ध्यान से देखना अपने पास कोई भी एटम है, तो एटम के अंदर ये जेड है, ये ए है, ये हमने बात कर ली हुई है। ये देखना एटम का मास कैसे निकालेंगे। सर यहां पर देखना अपने पास, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, देख लो अपने पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। सर इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। फिर हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है सर, सब कुछ निकालना आपको सिखाया जा चुका है, सब कुछ निकालना सिखाया जा चुका है। व्हाट इज एमपी? एमपी इज मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। mn मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन। देख लो एक एक चीज लिख देता हूं भाई, कोई ये मत बोलना कहां से कौन आ गया, ये देख लो। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद करो जब मैंने बताया था, हमने बोला भी था कि जब मास लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना ले लेते? सर इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन, एज कंपेयर टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। इवन हमने बोला भी था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में 1837 टाइम्स हो जाता है। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, शायद याद करो, हम लोगों ने पहले किया हुआ है, ये सब याद आ रहा है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। सर ये देखिएगा, ये 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg ले लीजिए। इसको सेम चीज 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg ले लीजिए। और इसको हम लोग क्या लेते थे? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg लेते थे। इसी को हम लोग कितना ले लेते थे? 0 AMU लेते थे, एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम लोग कितना लेते थे? 1 AMU रिलेटिव मास, और ये 1 AMU। ध्यान सुनिएगा, अभी सब कुछ डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार ध्यान से देखना कैसे किसी भी एटम का मास निकालना। और मास ऑफ एटम 3 तरीके से डिफाइन होता है। किसी भी एटम के देखोगे तो 3 तरीके के मास आते हैं, ध्यान सुनना, 3 तरीके के मास। और आज का क्लास, अब आज की क्लास के बाद आप अलग लेवल पे जाओगे, तो प्लीज सुनिएगा कैसे होने वाला है। मैंने बोला किसी एटम का मास निकालो, तुमने बोला सर एक काम करते हैं ना, मास ऑफ एटम निकालना है तो मास ड्यू टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन काउंट कर देते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन काउंट कर देते हैं। एटम का मास मतलब प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास ऐड कर दो। सर मास ऑफ प्रोटॉन कैसे आएगा? मास ऑफ प्रोटॉन कैसे आएगा? मास ऑफ प्रोटॉन इसके कारण आएगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन किसके कारण आएगा? इसके कारण आएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर मास ड्यू टू इलेक्ट्रॉन किसके कारण आएगा? मास ड्यू टू इलेक्ट्रॉन किसके कारण आएगा? देख लो सर, एक बंदे का मास, एक बंदे का मास, एक बंदे का मास नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक बंदे का मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एक बंदे का मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देख ले भाई, कर लेगा। प्लीज सुनना, साथ साथ डेरिवेशन, जरूरी नहीं कि डेरिवेशन रटनी है, डेरिवेशन नहीं रटनी, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हुआ कहां से था। ध्यान सुनना, ये देख लो, इसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं। क्यों नेग्लेक्ट कर रहा हूं? इसका रीजन आपको वहां बता चुका हूं। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में एकदम नेग्लिजिबल होता है, एकदम नेग्लिजिबल होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल है, तो इसको क्या लिख दूं? एमपी लिख दूं। एमपी कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? देख लो, मास ऑफ प्रोटॉन, ऑब्वियस है, न्यूट्रॉन के मास को क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकता हूं। मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन को इक्वल ले सकता हूं, कॉमन ले लिया। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या बोला जाता है भाई? क्या बोला जाता है? ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? मास नंबर बोल देते। ही हम लोग क्या बोल देते हैं? मास नंबर बोल देते। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर को याद है, मास नंबर बोलते थे। तो अगर आपसे कोई पूछ दे, ध्यान सुनिएगा, मास ऑफ एन एटम, या फिर इसको हम लोग बोल दे, कोई ऐसे बोल दे एक्चुअल मास ऑफ एन एटम, एक्चुअल मास ऑफ एन एटम। ध्यान सुनिएगा क्या करना है। अगर कोई पूछ दे तो याद रखिएगा, एक्चुअल मास ऑफ एन एटम कुछ नहीं, उसका जो भी मास नंबर है, जो भी मास नंबर है, उसकी आगे किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा? एमपी से। एमपी से मास नंबर क्या है, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा? एमपी से। और एमपी को ही हम लोग एएमयू आगे जाके बोल देंगे, लेकिन हाँ एएमयू पहले डिफाइन करेंगे तब बोलेंगे। देख लो, ये देख लो, हो जाएगा।
हाँ, ये ध्यान सुनना अपने पास, जब भी आपसे कोई बोले, बाकी डेरिवेशन कोई बात नहीं, आप डेरिवेशन को गोली मारो, आप बस इस चीज को याद रखना कि जब आपसे कोई पूछे एक एटम का मास क्या होता है, तो आप कुछ नहीं, जो भी उसका मास नंबर है, याद रखो मैंने क्या बोला था, ये कभी फ्रैक्शन नहीं होता, मास फ्रैक्शन आ सकता है, नंबर कभी फ्रैक्शन नहीं आएगा। याद करो, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये कभी फ्रैक्शन नहीं आ सकते। हाँ, मास आने दो ना। जैसे मैं तुमसे बोलूं, एक मिनट देखना, ऑक्सीजन है 8 और 16, मैं पूछूं मास ऑफ एटम बताओ या एग्जैक्ट मास ऑफ एन एटम बताओ, तुम क्या बताओगे? सर इसका मास किसके कारण होगा, इसमें कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है? 16 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कर दूं सर, 16 मास ऑफ प्रोटॉन 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, या फिर 16 इंटू 1.67 10 की पावर माइनस 24 kg, सॉरी ग्राम, 24 ग्राम लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? देख लो भाई, रिपीट करने वाले लोग क्या मतलब, कौन सा राहुल गांधी क्यों बनते हो? सॉरी, मतलब अब तो वो भी अच्छा इंसान बन गया यार, उसने ही प्रूव कर दिया कि वर्थ है। तुम कहाँ रहते हो भाई, किधर रहते हो रिपीट वाले? ये उस टाइम से क्या कर रहे थे, ये क्या है, ये एक एक चीज लिखी ताकि आप डायरेक्ट नहीं लिखा, हिम्मत नहीं थी, मुझे पता था ये आएगा। भाई ये स्पैमर तेरे लिए उधर लीजेंडरी बैचेस चल रहे, चला जाओ उधर, इधर क्या कर रहा है? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल क्यों लिया भाई? इक्वल होते हैं इसलिए ले लिया, इक्वल होते हैं इसीलिए ले लिया भाई, इक्वल होते हैं इसीलिए ले लिया, ऐसे नहीं अपने आप ले लिया। अरे भाई न्यूट्रॉन लिखना चाहता है लिख दे, ये देखना क्या लिखा है, क्या मैथ्स पढ़ेगा यार तू? दोनों इक्वल होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है, वो फर्क भी हम यहां पर नेग्लेक्ट करते हैं, वो फर्क हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जानते हैं, यहां नहीं जानना हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये देख लो सर, कोई पूछ दे ऑक्सीजन के एक एटम का मास पूछ दे, एक एटम का मास पूछ दे ऑक्सीजन के एक एटम का, तो 16 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकते, ये इसका एक्चुअल मास है, ध्यान सुनना, ठीक है? अरे नहीं नहीं सॉरी यार, मैं राहुल गांधी को बहुत इज्जत करता हूं, अब तो खासकर इज्जत करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी लोगों को, ठीक है? हाँ चलो, ये देखो ना भाई, एक्चुअल मास, यार यकीन बैच में पढ़ रहे हो, कुछ तो मतलब वो रखो, सिंसियरिटी रखो, तुम 11th वालों की तरह बात करोगे तो फिर कैसे चलेगा? मास नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये एमपी। अब ये सोचो ना, मैं तुमसे बोल रहा हूं, ध्यान से देखना अपने पास, मैं बोल रहा हूं नाइट्रोजन 7 और 14 है, ये नंबर ऐसे आपको याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि मास ऑफ एन एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो आप क्या करोगे? अगर मैं पूछ दूं ग्राम में बताओ, तो ग्राम में कितना होगा? चलो बताओ ग्राम में कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछ दूं ग्राम में बताइए, एक एटम का मास नाइट्रोजन का ग्राम में बताइए, तो 14 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम लिख सकते हैं आप लोग। क्यों लिख रहे हैं? क्यों लिख रहे हैं ए भैया, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसको 14 टाइम्स एमपी करना पड़ेगा, इसमें 14 क्या है? न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एमपी की वैल्यू ग्राम में इतनी होती है, ग्राम में इतनी होती है, निकाल दो, हो जाएगा। ग्राम में इतनी होती है, निकाल दो, श्योर हो जाएगा सर, श्योर हो तो ये देख लो, डन, पक्का। सर कहीं भी एक एटम का मास जब लेते हो ना तो ऐसे, अब दिक्कत क्या हुई, ध्यान सुनना, इसका यूनिट होता है, जो ये बोला गया है ना, इसको हम लोग एक्चुअल मास भी बोल देते हैं, ये हमारा एक्चुअल मास या एग्जैक्ट मास बोला जाता है। ध्यान सुनना, अब यहां पर एक अलग टेंशन आएगी, अब बार बार इतना लंबा कौन लिखने जाए, इससे मुक्ति पाने के लिए हम एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, एंड दैट इज व्हाट 1 AMU। ध्यान सुनना, बार बार ये वर्ड कौन लिखे, ये इतना कौन लिखे, इसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं 1 AMU। ध्यान सुनना अपने पास, अगर मैं बोलूं ये 1 AMU क्यों डिफाइन हुआ, AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट क्यों डिफाइन किया गया? क्योंकि जब एटम का मास ले रहे थे, AMU जब ले रहे थे, एटॉमिक मास यूनिट कैसे डिफाइन किया गया? तो याद रखिएगा, इट इज द मास ऑफ, देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा, AMU ऐसे ही नहीं बोल देते, मास ऑफ, इट इज द 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन, क्योंकि अब लास्ट में जब मूल कॉन्सेप्ट के लास्ट में पहुंचेंगे ये सब चेंज कर देंगे। ये क्या है? 1/12। एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन किया गया? एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन किया गया? एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन किया गया? ध्यान सुनना, ये किसके इक्वल पुट किया गया? अगर आप AMU को डिफाइन करते हो, AMU को डिफाइन करते हो, ध्यान सुनना, AMU को डिफाइन करते हो तो आप कैसे डिफाइन करते हो? ध्यान सुनना सर, ये क्या है? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, एक एटम C12 का,
ठीक है, यही लिखोगे, यही लिखोगे। ध्यान सुनना अपने पास 1/12। एक एटम का मास, अभी तुमने क्या पढ़ा, एक एटम का मास क्या होता है, मास नंबर इंटू एमपी, मास नंबर इंटू एमपी। तो सर इसका मास नंबर कितना है, कार्बन का 12 है, और एमपी कर दूं, सर देखना 1 AMU इज नथिंग इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन, या फिर हम बोल सकते हैं 1.67 10 की पावर -27 kg, या फिर हम बोल सकते हैं 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। यही होगा क्या, याद रखिएगा 1 AMU ऐसे डिफाइन हुआ था। अगर आप इस डेफिनेशन में कुछ भी चेंज करेंगे, अगर आप इस डेफिनेशन में कुछ भी चेंज करेंगे तो सर आपको पूरा का पूरा, ये पूरा डेफिनेशन आपको चेंज करना। अबे यार ये देख ले भाई, 1 AMU ऐसे डिफाइन हो रहा है। और क्योंकि अब बार बार ऐसा ना लिखना पड़े तो हम लोग इसको रिलेटिवली ऐसे लिखते हैं, कहीं भी बिना यूनिट के आया। ध्यान से, कार्बन के एटॉमिक, ऑब्वियस है कार्बन का स्केल फाइनल किया गया, इसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है। पहले हाइड्रोजन सबसे बेसिक यूनिट मानते थे, हाइड्रोजन के ऊपर बात करते थे कि हाइड्रोजन सबसे बेसिक यूनिट है, इसी से करेंगे। हाइड्रोजन से पहले किया, फिर ऑक्सीजन से करने की कोशिश करी कि ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन की भी कोशिश करी। कार्बन इसलिए फिट हुआ क्योंकि आज के टाइम पे आपको भी पता है कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हर एक जगह मिल जाते हैं, और कार्बन का स्केल बहुत प्रॉपर रहा। सर ये सब कुछ कैंसिल आउट करता चला गया। अगर आप ऑक्सीजन के लिए लेते ना तो इसी की डेफिनेशन 1/16 इंटू दिस कर दिया, 1/16 इंटू इसको 1/16 इंटू 16 टाइम्स करना पड़ता। लेकिन हमने कार्बन को एक रिलेटिवली, IUPAC ने बोला कार्बन हर एक जगह है, कार्बन हर एक जगह है, कार्बन को ले लो, इसीलिए हमने कार्बन को लिया। IUPAC ने फिक्स किया, हमने नहीं किया। ठीक है, अब आज के टाइम पे नाउ इट इज, इसको हम लोग बोल देते नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग ऐसे ही बोल देते यूनिफाइड मास बोल देते। इसको हम लोग आज के टाइम पे यूनिफाइड मास भी बोल दिया जाता है, और इसका यूनिट भी आप चाहें तो यू लगा दिया जाता है। ध्यान सुनिएगा 1 AMU कब यूज करते, मतलब अगर मैं चाहूं तो एक एटम का मास ऐसे लिख सकता हूं क्या, 14 AMU अब लिख सकता हूं। तो अगर आपसे कोई पूछता है, ध्यान सुना, अगर आपसे कोई पूछ दे मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, प्लीज ध्यान सुनना अपने पास, अगर मास ऑफ एन एटम, प्लीज पढ़ने वाले लोग चैट ऑफ कर देना, बहुत खतरनाक लोग आए हुए हैं, ठीक है। हाँ प्लीज सुनना, अगर तुमसे कोई पूछ दे मास ऑफ एन एटम, तो फटाफट क्या करोगे, जो मास नंबर है उसके आगे क्या लगा दोगे, मास ऑफ प्रोटॉन, या मास ऑफ प्रोटॉन को आप क्या पुट कर देते हो, AMU पुट कर देते हो, मास ऑफ प्रोटॉन को क्या पुट कर देते हो, AMU पुट कर देते हो। ये देख लो, ध्यान सुनना, अगर मैं ऐसे नॉर्मल पूछना शुरू करूं कि यार एक काम करते हैं, नियॉन है, नियॉन में 10 और 20 है, ध्यान से देखना अपने पास, तुमसे मैं पूछ दूं मास ऑफ एन एटम ऑफ, मास ऑफ एन एटम ऑफ नियॉन, अगर मैं सर नॉर्मल पूछूं तो आप बार बार मेहनत नहीं करोगे, आप इसको लिख सकते हो 20 टाइम्स MP, या फिर MP को ही क्या लिख सकते हो, AMU। जब तक एग्जाम हॉल में बोले ना कि ग्राम में निकालो, तब तक आप ग्राम में मत निकालना। ये देख लो, ग्राम में बोलेगा तो ऑब्वियस वो कैलकुलेशन कराना चाहता है, अदरवाइज आप चाहो तो ऐसे भी करके रख सकते हो। हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे, हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे ऐसे लेके चल दें, 20 AMU लिख दे, 20 AMU लिख दे, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। पक्का 20 AMU लिख सकते हो। एक एटम का मास कुछ नहीं, उसके मास नंबर के आगे क्या लगाना है, AMU लगाना है, या मास ऑफ प्रोटॉन लगाना है, यही कहानी होती है। अब तुम बोलोगे कि सर मैंने तो कहीं कहीं मास देखा है, वो क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है, कहीं कहीं मास देखा है, वो क्या आ रहा है, वो अपने पास किस में आ जा रहा है, वो आ जा रहा है हमारे पास, हाँ किस में आ रहा है, वो आ रहा है, ध्यान सुनना, किस में आ रहा है सर, वो ना बिना यूनिट के दिया होता है। तो बिना यूनिट का जो मास होता है, ध्यान सुनना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो, इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको हम लोग बोल देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, RAM। ये पता है कहीं भी बिना यूनिटलेस होता है, ये यूनिटलेस मास होता है, ये ऐसी क्वांटिटी है यूनिटलेस होती है। कैसे, रिलेटिव एटॉमिक मास किसी का निकालना है, किसी भी एलिमेंट का, एन एलिमेंट, ध्यान सुनिएगा, एलिमेंट किसी एलिमेंट का निकालना है तो कुछ नहीं, मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय, ध्यान सुनना, डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। सोचो
ये कुछ भी नहीं है, बस मजे ले रहा है। रिलेटिव का मतलब याद रखना, इससे जो मास आएगा वो यूनिटलेस आएगा। कैसे, ये देखो, ये किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन हुआ कि सर उस एलिमेंट का मास डिवाइड बाई। अब बताओ, एक बात बताओ, रिलेटिव एटॉमिक मास किसी का निकालने जा रहे हो, ध्यान सुनना, रिलेटिव एटॉमिक मास, एक एलिमेंट, एक एटम का मास कितना होता है सर, उसका मास नंबर, ध्यान सुनना, मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट इनटू क्या कर दूं, एमपी लिख दूं सर, 1/12 इंटू 12 टाइम्स एमपी लिख दूं सर, 12 कैंसिल, एमपी से एमपी कैंसिल। रिलेटिव एटॉमिक मास किसी का पूछा जाए तो वो कुछ नहीं है, वो किसके इक्वल होता है, मास नंबर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, मास नंबर के इक्वल होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये सब कहानियां हैं, सत्संग कहानियां हैं और कुछ नहीं, ठीक है, सत्संग कहानियां हैं और कुछ नहीं। मतलब एक ही बंदे का अगर कोई एक एटम का मास पूछता है तो एक एटम का मास इतना ग्राम में लिख दो, इतना केजी में लिख दो। किसने बोला भाई यार कौन इतना बार बार लिखता रहेगा, कौन इतनी बार बार करेगा, रिलेटिव वर्ड यूज कर दिया। तो रिलेटिव वर्ड में क्या किया हम लोगों ने, ये क्या है, एमपी ही तो है, ये 1/12 12 कैंसिल, ये किसको बता रहा है, एएमयू बता रहा है। एएमयू यूनिट लगा दो, एएमयू हटा दो, कोई पूछ दे, देखना ध्यान से, रिलेटिव एटॉमिक मास, तो ये कितना लिख दूंगा, 20 लिख दूंगा बिना यूनिट के। याद रखिएगा, कहीं भी आप देख रहे हैं अगर बिना यूनिट के होगा, आपको जितना आप जितने भी आप देखते हो ना, जितने भी आप पीरियोडिक टेबल के कैलेंडर्स के फॉर्म में देखते हो, उसमें देखोगे 20 ग्राम नहीं लिखेगा नियॉन के आगे, वो 20 लिखेगा। वो कभी ग्राम नहीं लिखेगा, 20 लिख देगा। ग्राम लिख रहा है मतलब गलत कर रहा है। वो हमेशा रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करता है। वो हमेशा किसकी बात करता है, रिलेटिव के रिस्पेक्ट में। ये राम है, ये आम है। आम मतलब एक्चुअल एटॉमिक मास है। दोनों के बीच में डिफरेंस है, ध्यान सुनना, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। कभी भी किसी भी पीरियोडिक टेबल में देखो, कहीं पर ऐसा लिखा है कि सर 16 ऑक्सीजन का मास 16 है, समझ जाना कि अच्छा यार ये कुछ नहीं किया, इसने रिलेटिव एटॉमिक मास डिफाइन किया है, बिना किसी यूनिट के एटॉमिक मास डिफाइन कर दिया है। यस, वेरी गुड, क्या बात है। एक बंदे ने बहुत अच्छी बात बोली। देखो भाई, इसीलिए चैट सेक्शन ऑफ नहीं करते हम लोग, क्योंकि कल भी क्लास में बहुत अच्छे लोग थे, आज भी एक बहुत अच्छा बात बोला। एक बात बताओ तुम लोग, एक्चुअल एटॉमिक मास कैन बी फ्रैक्शन बट रिलेटिव एटॉमिक मास कैन नेवर बी फ्रैक्शन। रिलेटिव एटॉमिक मास कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। याद हो रहा है क्या, याद है क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ये मास फ्रैक्शन होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि मास नंबर कभी किसी का फ्रैक्शन नहीं होता था। मास नंबर कभी किसी का फ्रैक्शन नहीं होता है। याद है ना, कर दोगे, हाँ याद है, श्योर हो, याद रखिएगा। ये सब देखो कितने अच्छी बात है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मतलब आपको अगर मैं ऐसे दे रहा हूं, ध्यान सुनना, ऑक्सीजन 8 और 16 अगर मैं ऐसे दे रहा हूं, अगर मैं इसका मास लिखता हूं, अगर मैं इसका मास लिख देता हूं 16, तो 16 इज नथिंग, रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया हम लोगों ने, कार्बन के रिस्पेक्ट में, 1/12 ऑफ दिस। और अगर मैं इसी के आगे 16 एएमयू लगा दूं या फिर 16 एमपी लगा दूं, मास ऑफ प्रोटॉन लगा दूं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि सर इट इज एक्चुअल मास ऑफ, एक्चुअल मोलर मास, एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा। ये छोटे छोटे कहानियां हैं, इन्हीं को ध्यान रखिएगा, पक्का। यस, वेरी गुड। राम कैन नेवर बी फ्रैक्शन। भाई भगवान से नहीं जुड़ना भाई, राम कैन नेवर बी फ्रैक्शन, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना अपने पास, रिलेटिव एटॉमिक मास मास नंबर के इक्वल है, तो वो फ्रैक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि किसी घर में न्यूट्रॉन प्रोटॉन फ्रैक्शन में नहीं एग्जिस्ट करता, तो रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं होगा। वेरी गुड, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास, कुछ बच्चों देखो अपना अपना सोचो। एग्जाम हॉल में ना भाई सच बताऊं, मुझे भी नहीं पता, अगले साल अगर अच्छा टीचर आए और गद्दारी ना हो तो भाई वो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि विच एटॉमिक मास, या कौन सा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को क्या क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को, या मैं ऐसा बोल दूं ना कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम को आप क्या क्या बोल सकते हैं किसी एटम का। तो सर ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या बता रहा है, सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स बताता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास बोल देते हैं। तो ये सब छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं, आप जैसे मर्जी वैसे देखो इसको, पक्का। अच्छा एक बात बताऊं, थोड़ा मजे ले लूं, थोड़ा मजे ले लिया जाए। अगर मैंने बोला एएमयू की डेफिनेशन चेंज कर दो, तो अगर एग्जाम हॉल में एएमयू की डेफिनेशन चेंज कर दिया जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, आप खुद से सोचना, आप आराम से सोचना, प्लीज सुनना। रिलेटिव है, देखो यार सीधी सी बात है, रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कोई चीज डिफाइन करी, अब मान लो मैं आज डिफाइन कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यार इंडिया में मान लो जो नॉर्मल 1 kg है, अब यार दिन रात कभी किसी का फिर जाता है, मान लो रात के 8 बजे कोई आके आदमी अनाउंस कर दे कि आज से इंडिया में 1 kg आम को 2 kg बोलेंगे, भाई मर्जी है,
कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब ऐसे बोल नहीं सकते ऐसे ज्यादा, ठीक है। लेकिन ऐसे बता रहा हूं, अगर कुछ भी बोल दिया जाए, मैं बोल दूं ऐसे कि आज से रात को 1 kg को 2 kg बोलेंगे, तो क्या मेरे घर में पड़ा हुआ जो 5 kg आलू है, क्या वो 10 किलो हो जाएगा? क्या उसका शेप चेंज हो जाएगा? क्या वो बड़ा हो जाएगा? क्या नहीं बड़ा होगा ना। वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा सर, उसका ना मेजरमेंट कल से जो हम लोग वैलिड करेंगे, जो आज 1 kg था, आज मेरे घर में जो 5 kg था, कल ऐसा नहीं कि आलू बड़े बड़े हो जाएंगे, नहीं, आलू वही रहेगा सर, आलू सोना नहीं होगा, लेकिन हाँ वो क्या हो जाएगा, वो 5 kg का 5 kg ही रहेगा, लेकिन हाँ उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी, बस उसका मेजरमेंट जब बाहर लेके जाऊंगा तो उसको लोग बोलेंगे ये 10 kg है। आपने बस एक रिलेटिव टर्म चेंज कर दिया, आपने बस क्या कर दिया, रिलेटिव टर्म चेंज कर दिया, आपने क्या करा, रिलेटिव टर्म चेंज कर दिया, आपने क्या करा, रिलेटिव टर्म चेंज कर दिया। तो ध्यान सुनना अपने पास, ध्यान सुनना अपने को क्या होता है। अगर मान लो एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान सुनो, इफ 1 AMU इज नाउ डिफाइंड एज, ध्यान सुनिएगा, 1 AMU इज नाउ डिफाइंड एज 1 AMU is now defined as 1/6 of mass of 1 atom of कार्बन। अगर जो लोग उस टाइम से क्लास सुन रहे हैं, अब आप खुद से डिफाइन कीजिए, what will be the relative atomic mass of nitrogen if it is now defined as अरे हटाओ ना, रिलेटिव ऐसी बताओ, हटाओ, व्हाट इज विल बी द मास ऑफ 1 atom of nitrogen 7 and 14 in terms of AMU, AMU के टर्म्स बताओ। अब इसके टर्म्स बताओ क्या होगा, AMU के टर्म्स में नाइट्रोजन का मास बताओ क्या हो जाएगा। ध्यान सुनना, नाइट्रोजन का मास क्या हो जाएगा अगर एक AMU की डेफिनेशन मैंने चेंज कर दी, मैंने ऐसे मजे में मैंने कहा यार चले यार आज अपनी सरकार है, अपनी बना लेते, ठीक है, अपनी बना लेते, अपनी बात कर लेते। अगर मैं बोल दूं कि आज से AMU, आज रात 8 बजे से AMU जो होगा, AMU की डेफिनेशन, पुरानी वाली डेफिनेशन हटा दी जाएगी, वो लीगल टेंडर नहीं होगा, आज से क्या होगा 1/6 वाला ही लीगल टेंडर होगा। तो बताएंगे अगले दिन आपका नाइट्रोजन कितना चौड़ा, कितना मोटा, कितना फायदा हो जाएगा, उसको कितना फायदा होगा। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अबे भाई हंसते खेलते पढ़ना यार, तुझे कौन सा पॉलिटिक्स है, मुझे कौन सा पॉलिटिक्स से लेना देना, हंसते खेलते यार मजे लेते पढ़ना, हम दोनों के मजे लेंगे, ठीक है। हाँ देश में दोनों हैं, दोनों के मजे लो यार, हंसते खेलते पढ़ो यार, कॉमेडी की तरह लो, सीरियस मत हो जाया करो, ठीक है। ये देखो, अब AMU की डेफिनेशन भाई तुमने चेंज कर दी, तो उससे क्या, अब AMU पहले प्रोटॉन के इक्वल था, मास ऑफ प्रोटॉन के, तुमने बोल दिया नहीं सर आज से ना ये कर देंगे, अरे भैया मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, यार 1 एटम ऑफ कार्बन, अब ये तो छोड़ी ना चेंज हुआ, ये तो वही रहेगा, लेकिन हाँ आपने डेफिनेशन चेंज कर दी। अब देखिएगा, अब एक AMU किसके इक्वल हो गया, ध्यान सुनना, एक AMU किसके इक्वल हो गया, 2 प्रोटॉन के। ध्यान सुनना, एक AMU किसके इक्वल हो गया, 2 प्रोटॉन के। एक मिनट ध्यान सुनना, नाइट्रोजन 7 और 14, अगर मैं इसका मास निकालता हूं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो भाई ये तो वही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि इसको क्या लिखोगे 14 टाइम्स MP लिखोगे, ये थोड़ी ना चेंज होगा, इसका मास तो वही रहेगा, बस मेजरमेंट का स्केल पहले इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे 14 AMU, क्यों, क्योंकि आपका एक AMU 1 MP के बराबर था पहले, जब सरकार नहीं बदली थी तब 1 MP 1 AMU के बराबर था। अब आप इसको कैसे लिखोगे, ध्यान से देखिएगा, 7 × 2 MP लिखोगे, और 2 MP को क्या लिखेंगे ये देख लो, AMU की वैल्यू चेंज हो गई, तो सर आपका एक एटम का मास अब चेंज हो गया। अब क्या होगा, सेम, सर मास सेम रहा, इस टर्म में तो सेम ही, 14 वो चेंज नहीं होगा, एटम तो एटम ही रहेगा ना, लेकिन हाँ अब इसको AMU में लिखने जाओगे तो सर 14 AMU पहले लिख देते थे ना, पहले 14 लिख देते थे, अब नहीं लिख पाओगे, अब कितना लिखोगे, इसको 7 लिखोगे, AMU की वैल्यू चेंज हो गई। 2 MP को अब क्या बोलेंगे सर, 14 को क्या लिख सकते हैं 7 × 2 MP, और 2 MP को अब क्या लिखेंगे AMU। याद रखिएगा कितना हो गया, अरे गलती हो गया तो हो जाने देना, तेरा गलत हो गया, अगला क्वेश्चन तू सही कर लियो भाई,
अरे सीख तो सही कि क्या हुआ, तूने एएमयू के साथ खिलवाड़ कर दिया खिलवाड़, कोई दिक्कत नहीं, जा भाई तुझे एएमयू की डेफिनेशन चेंज कर दी। पहले क्या था, ध्यान सुना, ऐसे नॉर्मली क्या था, ये था ना एएमयू, देखो एएमयू ये था, एएमयू किसके इक्वल था, मास ऑफ प्रोटॉन के, एएमयू किसके इक्वल था, मास ऑफ प्रोटॉन के। तो तुम्हें कुछ टेंशन नहीं थी, सर ये देखिए मास ऑफ एटम 20 एमपी, एमपी के बदले क्या लिख दिया, एएमयू। नॉर्मली यही लिखना है, एमपी का मतलब एएमयू, कोई टेंशन नहीं, आराम से एंजॉय करते हुए लिख दिया तुमने आराम से निकल दिया। लेकिन अब मैं डेफिनेशन चेंज कर सकता हूं ना यार, मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा, मैं क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसे लिख दिया। एक क्वेश्चन और करो, चलो एक क्वेश्चन और करो, अब की बार थोड़ा ध्यान सुनिएगा। अब चलिए आंसर निकालिए इसका। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। 27 एल्यूमिनियम का मास बताना है, व्हाट विल बी द मास ऑफ, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 एएमयू, क्या होगा इसका मास कितना होगा, 27 का मास कितना होगा, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, 27 का मास कितना होगा, जल्दी जल्दी बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बेटा मजा आना चालू होगा, अब अगली क्लास में और मजा आएगा, ठीक है, अब अगली क्लास में और मजा आएगा भाई। अब अगली क्लास से भैया हम अलग लेवल पे चलेंगे। क्या होगा सर, यहां पर देखिए, अब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो 1 एएमयू को डिफाइन करता हूं, तो 1 एएमयू 1/4 इंटू 12 एमपी लिख सकता हूं। सर प्रोटॉन का मास इंटू दिस, ये कितना हो गया, 3 हो गया, क्या 3 मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, 1 एएमयू की वैल्यू ऐसे। अब तुमसे मैं पूछ दूं एक एटम का मास बताओ, अरे भैया एक एटम एल्यूमिनियम का एक एटम में कितने, सर इसके अंदर 27 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इसको क्या लिखूंगा, 27 एमपी लिख दूंगा। और 27 एमपी को अब मैं ऐसा लिख सकता हूं 9 इंटू 3 एमपी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 9 एएमयू हो जाएगा। क्या क्वेश्चन देख लो, डर हटा दो, हाँ डर का माहौल खत्म करते हैं ना यार, क्यों टेंशन ले रहा है, क्यों टेंशन ले रहा है, तुझे अब क्वेश्चन से डरना नहीं है भाई, बस अब की बार 700 पार, क्योंकि एग्जाम जो है वो हो चुका है अलग लेवल पे। अब रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं, अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन चेंज कर दूं, चलो निकाल क्या होगा। हाँ एग्जैक्ट, यार ध्यान सुनना, एग्जैक्ट मास चेंज नहीं कर रहा, एग्जैक्ट मास पहले भी उतना ही था आज भी उतना ही है, एग्जैक्ट मास चेंज नहीं कर रहा, चेंज क्या कर रहा है, मेजरमेंट का स्केल चेंज कर दिया। अब आज से मैंने क्या बोला कि मैंने क्या बोला था, आलू भाई ये 5 केजी घर में रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू जो होगी, कहीं जाओगे मेजरमेंट कराने तो उसको 5 केजी के बदले कितना बोला जाएगा, 10 केजी बोला जाएगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, चेंज कभी नहीं होगा। सर एग्जैक्ट मास, अरे एक बात बता, एक सिंपल सी सोच, एक मिनट, जिन लोगों को दिक्कत आ रही है, एक सिंपल चीज सोचना, मेरा मास यहां पर अगर अर्थ पे मेजर करोगे तो मेरा मास अभी थोड़ा मोटापा, मतलब मोटापा नहीं है, सूजन हो गई है, ठीक है, मैं सॉल्यूशन में इसका रीजन भी बताऊंगा, इसको एडेमा बोलते हैं, ठीक है, सूजन हो गई है यार, और कुछ नहीं, मोटापा नहीं, बुरा लगता है। तो मेरा मास यहां पे अर्थ पे मान लो 90 केजी है, ठीक है, इतना नहीं है लेकिन थोड़ा कम है, चलो 90 केजी राउंड ऑफ कर लेते हैं। लेकिन मैं अगर मून पे जाऊंगा, मगर मून पे चला गया तो वहां पे कितना हो जाएगा मेरा मास, बिकॉज वहां ग्रेविटी कम काम करती है, तो मेरा मास अगर वहां जाके मैं वेइंग मशीन पे काम करूं तो मेरा मास कितना आ जाएगा, 15 केजी आ जाएगा, मेरा वेट जो आएगा वो कम आ जाएगा, 90 केजी के बदले कितना आ जाएगा, 15 केजी। तो क्या आपने, तब तो मैं सर पतला दुबला हो जाऊंगा। सोचो अगर पतला होना हो, अगर ये स्कीम चला दे गवर्नमेंट कि हर एक मोटा आदमी मार्स पे मून पे चला जाए, अपने आप को 1/6 करके आ जाए, सर पतला दुबला नहीं होता है,
वहां पर क्या हो जाएगा, मेजरमेंट करने का स्केल छोटा हो जाएगा, ऑब्वियसली स्केल बड़ा हो जाएगा, आपका मेजरमेंट क्या हो जाएगा। अदरवाइज तो हर एक जगह ऐड आती ना, हर एक जगह ये ऐड आती कि अपने आप को पतला करना है तो चले जाइए मून पे, हम इलॉन मस्क भैया के आगे हाथ जोड़ते रहते भैया पतला कर दो पतला कर दो, ऐसा नहीं होता। रिलेटिव कहीं भी जाओगे रिलेटिव वर्ड चेंज हो जाएगा, रिलेटिव वर्ड चेंज जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो अपना एग्जाम है, एनटीए वाले अब 720 पे 720 मतलब वैल्यू खत्म कर चुके, रिलेटिव है। याद रखना कभी भी तुमसे कोई पूछेगा तो भैया रिलेटिव का मतलब मैं वही रहूंगा, ऐसा नहीं है कि मार्स पे गया तो भैया मैं सर मार्स पे 15 केजी के कैसा लग रहा है, हल्का होके कैसा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मार्स पे भी जाओगे, मून पे भी जाओगे, कहीं भी जाओगे, वजन कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ स्केल चेंज हो रहा है, स्केल चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर नीचे हो गया बड़ा मजा आया, ऐसा नहीं, ऐसा होता सब लोग पहुंच जाते। हाँ टीवी पे ऐड चलती कि आज देखिए इंडिया के 100 लोगों का मास कम करके ला दिया हम लोगों ने। रिलेटिव अब देखो, अब रिलेटिव एटॉमिक मास तुम ऑक्सीजन का निकालने गए, तुम क्या लिखोगे, ध्यान से देखना, 16 टाइम्स एमपी लिखोगे। सर 16 टाइम्स एमपी होता है मास ऑफ वन एटम। सर यहां पर क्या लिख दिया गया, अब यहां पर क्या लिखा गया, एक्चुअली देखिएगा, अब देखिए एमपी से एमपी कैंसल, 8 आ गया क्या, तो मास तो भाई ऑक्सीजन का मास अभी भी उतना ही रहा सर, 16 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन रहा, लेकिन अब आपने स्केल गलत कर दिया, स्केल चेंज कर दिया। जब मेजरमेंट का स्केल चेंज कर दिया तो आपका ऑप्शन गलत हो गया, आपका ऑप्शन चेंज हो गया। अगर कहीं भी ध्यान सुनना, अब कहीं भी आपसे कोई बोल दे, ध्यान से देख बेटा, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, चल एक और क्वेश्चन देता हूं बस, रिलेटिव एटॉमिक मास इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, फास्ट निकालो अब। निकालो क्या होगा जल्दी, बेटा टाइम पे ही जाएंगे ना यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। एक तो ऐसे ही थोड़ा आजकल मतलब सारे टीचर्स थोड़े बहुत परेशान हैं। हाँ अब इसमें भी क्लास जब हो रही है तो बेटा पूरा करेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ छोड़ दिया बीच में, नहीं नहीं, ये टॉपिक तो आज खत्म करके जाएंगे ना, ताकि कल से आए तो अपने बस। क्या होगा, हाँ हाँ कैसे निकालेंगे, क्या होगा, कैसे निकालोगे भैया, सिंपल सा है, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने गए, सर इसका ओरिजिनल मास कितना होगा, 20 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, उतना ही रहेगा, मास तो उतना ही रहेगा। हाँ आपने क्या किया, चेंज कर दिया, 1/3 कर दिया, ये इसको ऐसे चेंज कर दिया, ये देखो सर एमपी से एमपी कैंसिल, हाँ सर एमपी ही तो अपनी प्रॉब्लम है सर। हाँ क्या रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आ गया, एमपी 5। एमपी मतलब क्या होता है, मेमोरी प्रॉब्लम सर, अपनी प्रॉब्लम क्या है, माइंड में प्रॉब्लम सर। कोई पूछे कैसी चल रही है जिंदगी, अगर पढ़ाई अच्छी चल रही है तो बोलो एमपी सर, मस्त पढ़ाई चल रही है सर। अगर कोई खराब चल रही है तो भी बोलो एमपी सर, माई प्रॉब्लम, माई लाइफ, माई रूल्स, माई प्रॉब्लम, हु आर यू, ठीक है। एम यूनिट नहीं, अरे रिलेटिव एटॉमिक मास के आगे यूनिट नहीं लगता, यूनिट नहीं लगाना है, ये यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिटलेस होता है, ये यूनिटलेस होता है, ठीक है ना, ये यूनिटलेस होता है, ठीक है। हाँ कोई भी क्वेश्चन पूछेगा अब आप कर सकते हो, आपको देखो आपको एक एटम का मास पता चल गया, एक एटम का मास पता चल गया, अब एक एटम का मास बता दिए तुम लोग, एक बात बताना, सुनो 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 सुनो, एक एटम का मास बता दिए, मॉलिक्यूल का मास कैसे बताओगे, याद है मॉलिक्यूल किससे मिलके बना था, याद कर, इसीलिए बेसिक्स पे टाइम दिया था, मॉलिक्यूल किससे मिलके बना था, अरे मॉलिक्यूल कुछ अलग नहीं होता भाई, मॉलिक्यूल वही होता है, एटम से मिलके बनता है। याद कर, मॉलिक्यूल का एक क्वेश्चन कराया था कि मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम, एटॉमिसिटी, उसके इलेक्ट्रॉन, उसके प्रोटॉन, उसके न्यूट्रॉन, सब कुछ निकाल सकता है, उसका मास निकाल सकता है। तो अगर मैं तुझसे बोल दूं, सुनना भाई साहब, अगर मैं बोलूं हे भाई मॉलिक्यूलर मास बताओ, मॉलिक्यूलर मास बताओ, ध्यान सुनना, मॉलिक्यूलर मास बताओ, सर एक बात बताइए, CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास बताएंगे, वन मॉलिक्यूल मास ऑफ, ध्यान सुनिएगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। भैया कल से मोल कॉन्सेप्ट आने वाला है, आज ही आ जाएगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट चालू हो गया है, लेकिन हाँ सर इसको ना AMU में बता दीजिए, इसको ना आप ग्राम में बता, सर ग्राम कह रहा हूं सॉरी,
हाँ ग्राम में, इनटू ग्राम में बता दीजिए, ग्राम में भी बता दीजिए, मास ऑफ प्रोटॉन के नंबर में भी बता दीजिए। बताएंगे क्या? अगर आपसे कोई पूछ दे सर एक्चुअल मास बता दीजिए, एग्जैक्ट मास बता दीजिए, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास बता दीजिए, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास बता दीजिए, तो क्या आप लोग निकाल सकते हैं? एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास बता सकते हैं? एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 बता सकते हैं? एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 निकाल सकते हैं? कितना होगा? कितना होगा? एक मॉलिक्यूल CO2 का मतलब मॉलिक्यूल किससे मिलके बना है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये कंपाउंड भी है ना, याद आ रहा है, ये कंपाउंड भी है। तो CO2 सर इसका मास कैसे निकालोगे? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2। सर इसके आगे कभी भी यूनिट लगाएं कि ना लगाएं वो बताया जाएगा, लेकिन ध्यान सुनिएगा, इसको क्या लिख दूं? 44 AMU लिख दूं? सर 44 MP लिख दूं? क्यों? क्योंकि इन सबके न्यूक्लियॉन्स का ऐड करोगे तो कितना आएगा? इतना आएगा। और इसी के आगे 44 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 ग्राम लिख दूं? इसको लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं ना भाई? कार्बन का मास कितना होता है? अबे पहली क्लास में होमवर्क दिया था बेटा, होमवर्क, आज भी होमवर्क यही है। कल मूल कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कल मूल कॉन्सेप्ट, आज तो क्लास का टाइम हो गया, कल मूल कॉन्सेप्ट आ जाएगा बेटा। एटॉमिक नंबर, मास नंबर टिल 30 एलिमेंट्स का, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का याद करके रखो। ऐसा नहीं कार्बन का मास क्या होता है नहीं पता है, ऑक्सीजन का मास नहीं पता है, तो गलत हो जाएगा। हो जाएगा सर, श्योर हो? एक सिंपल चीज अगर मैं तुमसे पूछ देता हूं, अच्छा इसका 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 रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पूछ दूं तो, बिना यूनिट का पूछ दूं तो समझ जाओगे कि सर बिना यूनिट का मास पूछ रहे हो, इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि सर ये 44 हो जाएगा। बिना यूनिट का मास समझ जाना रिलेटिव मास है। यूनिट जहां आया, क्योंकि देखो यूनिट आ गया मतलब एक्चुअल के बारे में पूछ रहा होगा, बिना रिलेटिव का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाल दोगे, श्योर है? अरे यार 24 कर दे तुम भी भाई, ठीक है 24 ग्राम हो जा। अरे भाई हो गया, 24 कर दिया, रॉन्ग रॉन्ग, अबे मैंने ठीक है, अरे हो जाता है भाई। हाँ चलो ये देखो H2SO4 का निकालो जल्दी जल्दी। चलो बताओ, सब कुछ निकाल के बताओ। क्या होगा बेटा? आराम से सोच लेना सब कुछ। देखो एग्जाम हॉल में कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका 98 आएगा, इसका भी 98 आएगा, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 98 आ गया। ये कितना हो जाएगा? 98 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और ये कितना हो जाएगा? अगर केजी में पूछेगा तो 1.67 10 की पावर -27 केजी। ये याद रखिएगा। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते, निकाल देंगे। जिन लोगों को फॉर्मूला लिखने में बहुत दिक्कत है या आपका बेसिक एकदम ही अजीब सा चल रहा है कि सर बेसिक्स नहीं आते, प्लीज भैया एक काम करिएगा, फॉर्मूला लिखने के लिए क्रॉस मेथड होता है, क्रिस क्रॉस मेथड होता है। अगर आपको फॉर्मूला या कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, प्लीज जितने भी कंपाउंड्स आप सोच सकते हैं उतने कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखिए, उनका मास निकालिए, क्योंकि कल की क्लास के बाद ये मास निकालना आपका काम होगा। 98 फटाफट निकालिएगा, 98 निकाल के काम कर लेंगे। अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताओ, अगर अभी अभी थोड़ी देर पहले, खुद से सोचना, थोड़ी देर पहले हमने एटॉमिक मास को चेंज किया था, एटॉमिक मास को चेंज किया था, एक AMU की वैल्यू हमने बोल दी थी 2 MP, तो मॉलिक्यूलर मास भी चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे एटॉमिक मास चेंज हो रहा है तो मॉलिक्यूलर मास चेंज होगा कि नहीं होगा? मॉलिक्यूलर मास चेंज होगा। अगर एटॉमिक मास चेंज होगा तो मॉलिक्यूलर मास चेंज होगा, पक्का। एटॉमिक मास चेंज हो गया यार। अरे इसकी वैल्यू कितनी थी? 98 MP थी, ये तो वही रहेगी। यहां पर क्या आ जाएगा? 49 AMU आ जाएगा ना, 49 AMU आ जाएगा, याद आ। ये चेंज नहीं होता, ये तो फिक्स रहता है, ये फिक्स रहेगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू AMU में क्या हो जाएगी? 49 हो जाएगी, क्योंकि भाई तुमने स्टैंडर्ड ही सेट अलग कर दिया। तुमने मान लिया कि आज से एक AMU की वैल्यू 2 MP होगी, तो इसको क्या लिख देंगे? 49। तो ये सब वर्ड्स ध्यान रखिएगा, ये सब वर्ड ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ये सब वर्ड ध्यान रखिएगा। जब भी आपसे कोई बोले मॉलिक्यूलर मास निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है, बिना यूनिट का मास समझ जाइए वो रिलेटिव है, यूनिट के साथ मास है समझ जाइए वो क्या है, एग्जैक्ट मास है या एब्सोल्यूट मास है। अब आते हैं भैया हमारे पास, अब हमारे पास क्या यार,
हाँ, एएमयू की वैल्यू चेंज होती है, रिलेटिव एटॉमिक मास मेजरमेंट का स्केल है वो चेंज होता रहेगा। अब ध्यान सुनिएगा, आपको एनसीईआरटी से थोड़ा सा दो होमवर्क करने को बोल रहा हूं। कल क्लास में दो चीजें हमें, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट कल शुरू हो जाएगा, कल मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, दो चीजें आप सब लोग, अगर आप लोगों का मैथ्स वीक है, बस दो होमवर्क करके आइएगा। अगर मैं ये देख लीजिएगा 1.67 10 की पावर माइनस 24 ग्राम है, इसको ये जितने लोग ये सोच सकते हैं, सॉरी, ये आपस में इक्वल है, ये पता चल रहा है। जो लोग ये वाली कैलकुलेशन में अगर फंसते हैं तो प्लीज बेटा घर पे एक रूल बना लीजिएगा, आज जाके एक होमवर्क कर लीजिएगा। बाकी आज आपको डीपीपी नहीं दिया गया है, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन जरूर कीजिएगा, आप अपनी पढ़ाई कीजिएगा। कल से मोल कॉन्सेप्ट आ रहा है, कल से फिर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये देखिएगा ये कैसे किया, इसके पीछे एक सिंपल सा तरीका होता है, बेसिक मैथ का एक तरीका होता है, ध्यान सुनिएगा। अगर x इंटू 10 की पावर y दिया गया है तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड इन्वर्सली होते हैं। अगर x बढ़ाओगे तो y क्या होगा, डिक्रीज करेगा, x कम करोगे तो y क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये बात आप याद रखिएगा। इसी को साइंस में आप पढ़ेंगे, जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको क्या दिखेगा, साइंटिफिक नोटेशन में ये सब चीजें दिख जाएंगी, साइंटिफिक नोटेशन में ये सब चीजें दिख जाएंगी। कैसे करते हैं हम लोग, जितना आपने, ध्यान सुनिएगा, अगर आपने देखो इसकी वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ाई, इसकी वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ाई, ये देखो ये वाली वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ी, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 10 टाइम्स कम हो जाएगी। एक बेसिक रूल होता है, बेसिक मैथ का एक बेसिक सा रूल है कि भैया इसकी पावर अगर बढ़ाओगे तो इसकी वाली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी की बुक लीजिएगा, साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, दो चीजें आप लोग घर से करके आएंगे, आप लोग दो चीजें करके आएंगे, ठीक है, दो चीजें आप लोग करके आएंगे। रीड एनसीईआरटी, आप लोगों ने 1 to 4 5 6 एनसीईआरटी 1 to 6 कर रखा है, हम लोगों ने 1 to 6 हमने पूरा पढ़ लिया हुआ है, पेज 1 to 6 हमने कर रखा है। बस आपको दो चीजें और पढ़ के आना है, वहां पर साइंटिफिक नोटेशन, ऑलरेडी बेसिक मैथ आपका फिजिक्स में चल रहा है, वहां भी हो रहा होगा, और दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर्स मैं डिस्कस कर दूंगा। लेकिन भाई साहब ये चीजें आप फिजिक्स में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जिन लोगों को, ध्यान सुनिएगा एक चीज और, आज कोई भी अपने पास डीपीपी नहीं है, आज कोई भी डीपीपी नहीं है। मैंने यहां पर कुछ आयंस के कटायंस और एनायंस के नाम दे रखे हैं, जो मुझे इस चैप्टर में, जिन लोगों का बेसिक्स एकदम ही बहुत ही पुअर है, उन लोगों के लिए आपको कुछ नहीं, एक मेथड होता है क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड होता है फॉर्मूला लिखने का, उसमें कुछ नहीं करना। जैसे आपको बोला गया सोडियम क्लोराइड लिखना है, तो सोडियम प्लस लीजिए और Cl माइनस लीजिए, 1 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये करना है। तो आपको कुछ कटायन और एनायन के नाम दे दिए हैं मैंने, ये याद करके रखिएगा, ये याद करके रखिएगा। अगली क्लास में, इस वीक में, ये पूरे के पूरे कटायन एनायन जो नाम दे रखे हैं मैंने, ये आपको नाम दे दिए गए हैं। आपको कहीं बोला जाए पोटेशियम नाइट्रेट, तो आपको पता होना चाहिए पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं बोलूं सोडियम एसीटेट, तो आपको पता होना चाहिए एसीटेट किसको बोलते हैं, क्लोरेट किसको बोलते हैं, परक्लोरेट किसको बोलते हैं। एक दिन में याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, एक दिन में अगर याद नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ आप अगले हफ्ते तक जरूर याद कर लीजिएगा, मंडे की क्लास तक जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कल से मोल कॉन्सेप्ट जब चालू होगा ना बेटा, तो वहां पर नाम आएंगे, फॉर्मूलाज आएंगे, नाम आएंगे, फॉर्मूलाज आएंगे, और वहां पर आप फंसे ना, इसके लिए ये सारी चीजें करी जा रही हैं, पक्का। अब कल से सब लोग तैयार होके आइए, क्योंकि कल मूल कॉन्सेप्ट आ रहा है और बहुत अच्छे से आएगा। और कल जैसे आज हमने एटॉमिक मास पढ़ा, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा, उनके बीच का कंफ्यूजन क्लियर किया। आई होप सो कि बहुत सारे लोगों ने मतलब पहले दिमाग में कुछ पाला होगा, उसको आज खत्म कर लिया होगा, और आई होप सो कि आज अच्छा होगा। बाकी भाई सपोर्ट करते रहिए, आपके लिए भी हमारा सपोर्ट बना हुआ है। हम सब लोग यही चाहते हैं कि एग्जाम फेयर हो, अच्छा हो, और इसके लिए जो हो सकता है करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तुम लोगों का काम जो है अब आराम से पढ़ाई करो, ठीक है। शाम को कभी कभी कुछ करना हो तो सपोर्ट करते रहो, बच्चों को बताते रहो, आने वाली जनरेशंस को तुम्हारा स्ट्रगल याद रहेगा। नीट 2024 में जो कांड हुआ उन सबको हम लोग देख लेंगे। ओके चलो मिलते हैं। अबे इंस्टाग्राम पे डाला है वीडियो भाई, कहाँ डाला है, इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करना है बस, हाँ बस पहुंचा देना है, सपोर्ट नहीं, हमें कोई वोट थोड़ी ना मांग रहे यार, सपोर्ट मतलब हाँ, ताकि कोई तो आदमी जग जाए यार, कोई आदमी जग जाए, कुछ अच्छा कर दे, ठीक है ना। और तुम्हारे साथ हम लोग खड़े हैं, टेंशन मत लो। जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि मेरे 600 नंबर आए और मुझे ड्रॉप करना पड़ रहा है, हमें भी इस बात का बहुत अफसोस है कि तुम्हारे 600 नंबर भी तुम्हें ड्रॉप करना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, अब की बार 700 पार, ठीक है ना, थोड़ा सा अब की बार 700 पार करेंगे, बोला ना, अब
तैयारी ऐसे फेज में करेंगे ना कि आप 720 में 720 लेके आते हैं यार, खत्म ही करते हैं। ठीक है, 720 में 720 लेके आते हैं, कर ही देंगे अब की बार 720 में 7। अब एनटीए वाले परेशान हो जाएंगे, अबे क्या कर रहे हैं ये बच्चे, फर्जी बच्चे सब। ठीक है, मिल के करते हैं कुछ। ओके चलो मिलते हैं सबसे अगली क्लास में। कल की क्लास बेटा प्लीज पढ़ाई करिए, ठीक है ना, ये चीजें चलती रहेंगी साइड बाय साइड, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करते रहिए थोड़ा बहुत। हाँ, कभी पार्ट टाइम, अभी ज्यादा होमवर्क नहीं मिलता है तो थोड़ा बहुत करते रहिए। ओके चलो मिलते हैं सबसे कल, तब तक बाय बाय, टाटा बाय बाय।